की शुरुआत होती है और कहानी की शुरुआत में हम एक हेमली डेमनिक कल्ट के एल्डर को देखते हैं। वो कह रहे होते हैं बाहर की तरफ देखते हुए कि इस बार बहुत सारे लोग आए हैं। हम देखते हैं बहुत सारे जो राइटर्स फैक्शन के क्लान्स एंड जो फैक्शंस होते हैं वो यहाँ पर एक तरीके से इकट्ठा हुए होते हैं ताकि वो डेमनिक कल्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर सके। यहाँ पर हम जोंगनाम क्लान के जो लीडर होते हैं उसको देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ग्रेट डेमनिक कल्ट आज एक चूहों की तरह कॉर्नर्ड होकर तुम्हें कैसा लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ 9 स्कूल्स ही नहीं जिनके ऊपर तुम लोगों ने काफी नीची नजरों से देखा था। यहाँ पर जो मार्शल वर्ल्ड है उसके काउंटलेस सेक्ट एंड फैक्शंस एक तरीके से यूनाइट हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हराने के लिए। डैमनिक कल्ट, तुम फूल से ये नहीं जानते हो कि आज तुम्हारा यहाँ पर है ना आखिरी दिन है। तुम अपनी एरोगेंस के लिए आज पे करने वाले हो। लेकिन तभी हम देखते हैं हेवनली डेमनिक कल्ट के दरवाजे ओपन होते हैं एंड हम देखते हैं वहां से निकलता है अभी का हेवनली डेमन, जिसे पास्ट के हेवनली डेमन का रीइंकार्नेशन भी माना जाता है। अब हम देखते हैं हेवनली डेमन बाहर की तरफ निकलता है एंड वो कह रहा होता है कि ये शोर शराबा किसका है। इसका नाम गुचियोन है। गुचियोन कहता है कि ओ, लगता है कि आज तो मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करने को मिलेगी। हम देखते हैं जोंगनाम क्लेन के लीडर को जो कि कह रहा होता है कि तुमने जितने भी इविल काम किए हैं आज तुम्हारे साथ में ही वो खत्म हो जाएंगे। इधर गुचियन कह रहा होता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो एंड वो कहता है कि वेल, अब अगर तुम सभी लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो तो क्यों ना फाइट को स्टार्ट करें। अब यहाँ पर गुचियन की ऐसी सिंपल और सीधी बातों को सुनकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा टेरिफाइड हो रहे होते हैं, क्योंकि गुचियन सिर्फ और सिर्फ खाली वर्ड्स ही नहीं बोल रहा होता है, उनके वर्ड्स के अंदर बहुत ही ज्यादा किलिंग इंटेंट सभी लोगों को महसूस हो रहा होता है। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो गुचियन का सामना कैसे करे। फिर हम देखते हैं जोंगनाम क्लेन के लीडर को जो कि बहुत ही ज्यादा हिम्मत जुटाकर बोलता है कि तुम हमेशा की तरह एरोगेंट हो। एंड हम देखते हैं गुचियन को जो कि कहता है कि अपनी बकवास बंद कर एंड यहाँ पर अगर मुझसे फाइट करने के लिए आया है तो मेरे ऊपर हमला कर। हम देखते हैं जोंगनाम क्लैन के लीडर को जो कि कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही विश है तो मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। एंड वो अपने सभी साथियों से कहता है कि इनके ऊपर अटैक करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो गुचियन और उसकी हेवनली डेमनिक कल्ट आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। इधर साइड में जो हेवनली डेमन गुचियन होता है वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ और इन लोगों के इतने टुकड़े करो, इतने टुकड़े करो कि ये पहचानना भी मुश्किल हो जाए कि कौन सा टुकड़ा कौन से शरीर का है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर हेवनली डेमन गुचियन के सभी आर्मी को जो कि यहाँ पर राइटिस फ्रैक्शन की तरफ बढ़ रही होती है। एक घमासान युद्ध होता है और हम देखते हैं दोनों की तरफ से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग मारे जा रहे होते हैं। फिर गुचियन एक्शन में आता है एंड हम देखते हैं उसकी बॉडी से पर्पल एनर्जी रिलीज होती है। वो अपनी इसी एनर्जी से अपने आमने सामने आने वाले सभी बंदों को काटते पीटते आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो गुचियन का सामना करे तो कैसे करे। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि यहाँ पर गुचियन के पीछे आ जाता है एंड यहाँ पर बाकी लोगों से कहता है कि इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे जो सीनियर है वो हमारी मदद करने आते ही होंगे। अब इससे पहले वो कुछ और बोल पाता, गुचियन उसको बीच में से ही कट कर देता है एंड ऐसे ही हम देखते हैं जो गुचियन होता है वो बहुत सारे लोगों को मार देता है। गुचियन का जो लुक होता है वो सच में काफी ज्यादा बैडास लग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं बाकी के राइटिस फैक्शन के लोगों को जो कि गुचियन को एक मॉन्स्टर बोल के वहां से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं गुचियन को जो कि उन्हें भागने नहीं देता और उन्हें बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं गुचियन इन सारी चीजों को काफी इंजॉय भी कर रहा होता है लेकिन वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो रहा होता है। क्या इन लोगों ने यहाँ पर इतनी कम फोर्सेस को मुझे द हेवनली डेमन गुचियन को मारने के लिए भेजा है? क्या इन्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ? तभी हम देखते हैं जोंगनाम क्लैन के लीडर को जो कि कह रहा होता है कि तुम हो करंट डेमन किंग जिसने अभी के डेमनिक कल्ट को बनाया है। गुचियो नाम है तुम्हारा। अगर तुम सेंट्रल प्लान्स के अंदर आते हो तो तुम यहाँ पर उसको भी पूरी तरीके से डेमनिक कल्ट जैसा ही बना दोगे। मैं एडमिट करता हूँ कि तुम ट्रूली जो हेवनली डेमन है उसका रीइंकार्नेशन हो, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं तुमसे फाइट करने के लिए, वो भी बिना प्रिपेयर हुए? एंड वो यहाँ पर पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस हमेशा रखता हूँ। अब तुम यहाँ पर जो गुचियन है उसका जो सर है उसे अपने साथ में ले जा सकते हो। हम देखते हैं एक ब्लू वॉरियर को जो कि शेडोज में से बाहर की तरफ निकलता है एंड वो गुचियन की तरफ बढ़ता है। गुचियन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। लेकिन हम देखते हैं ब्लू वॉरियर को जो कि गुचियन के गर्दन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गुचियन भी उस अटैक को अपनी सोर्स से डोज कर लेता है एंड ब्लो कर लेता है। फिर वो कह रहा होता है कि वेल, तुम्हारे जैसा बंदा भी क्या सेंट्रल प्लान्स के अंदर है? मैं तुम्हारे बारे में सच में नहीं जानता हूँ। आखिर तुम हो कौन से? क्या तुम साइलेंट सेक्ट से बिलोंग करते हो, वुड
वुडांग, जोंगनान, आखिर तुम कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो? लेकिन हम देखते हैं ब्लू वॉरियर को जो कि कुछ भी नहीं बोलता। गुचियन कह रहा होता है कि आजकल के बच्चे को कोई भी मैनर्स नहीं है। जब तुम्हारे बड़े तुमसे बात कर रहे हो ना तो तुम्हें यहाँ पर उसका जवाब देना चाहिए। तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से अब तुम बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पिटने वाले हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं गुचियन उसके ऊपर अटैक करता है एंड ये जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन जो ब्लू वॉरियर होता है वो जैसे तैसे करके इस अटैक को डोज कर लेता है एंड वो कहता है कि तुम सच में काफी इंप्रेसिव हो। गुचियन कहता है कि ओ तो तुमने अभी अभी इस चीज को फिगर आउट किया। एंड फिर वो कहता है कि वेल वैसे भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि तुम मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हो। अब यहाँ पर गुचियन ऐसी बातें बोल ही रहा होता है लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ में बहुत ही ज्यादा गलत हो चुका है क्योंकि हम देखते हैं गुचियन की बॉडी से एक काफी खतरनाक गोल बाहर की तरफ रिलीज हो चुका होता है। आई मीन ब्लू वॉरियर ने एक ऐसा अटैक किया होता है जिसकी वजह से गुचियन की बॉडी में एक होल क्रिएट हो जाता है। गुचियन को समझ में नहीं आता कि अभी उसके साथ में क्या हुआ क्योंकि उसने किसी भी ऐसे खतरनाक अटैक को सेंस नहीं किया था अपनी ओर आते हुए। गुचियन यहाँ पर ब्लड का वॉमिट करने लगता है। वहीं हम ब्लू वॉरियर को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल मेरे पास में यही इकलौता रास्ता बचा था तुम्हें खत्म करने का। अब जो गुचियन होता है उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है एंड वो अपनी बॉडी के अंदर होल होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से मार सकते हो? ब्लू वॉरियर मन में सोच रहा होता है क्या मैंने इसके बॉडी को पियर्स कर दिया फिर भी आखिर ये इतने ज्यादा एनर्जी को कैसे इंटिमिडिएट कर पा रहा है? आखिर आखिर ये बंदा है क्या? हम गुचियन को देखते हैं। वहीं हम गुचियन को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस जगह पर जहां पर मैं अभी हूँ वहां पर पहुंचने के लिए मैंने कितना कुछ सहा और क्या कुछ किया है। हम देखते हैं यहाँ पर जो गुचियन होता है वो यहाँ पर है ना आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है लेकिन तभी उससे यहाँ पर आवाज आती है, कल्ट लीडर हमारी मदद कीजिए। गुचियन साइड में देखता है तो ये उसी का एल्डर साथी होता है जो कि गुचियन से मदद मांग रहा होता है। यहाँ पर जो गुचियन होता है उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो गुचियन की गर्दन होती है वो उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। गुचियन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ में क्या हो रहा है। वो मन में सोचता है कि मैं इस तरीके से खत्म नहीं हो सकता हूँ। उसे अपने पास्ट की ट्रेनिंग के दिन याद आने लगते हैं जहां पर वो जब से बच्चा था तब से बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करता हुआ आया था। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपनी लाइफ का यहाँ पर जो हार्डेस्ट टाइम है उसे गुजारा था। उसके साथ में कुछ ज्यादा लोग नहीं थे बट उसके कुछ लॉयल सबॉर्डिनेट थे, उनमें से अभी का ये एल्डर भी था। एंड जो गुचियन होता है वो मन में सोच रहा होता है कि ना ही मैं खुद को बचा पाया और ना ही मैं अपने सबॉर्डिनेट को। मैं सच में इस तरीके से नहीं खत्म होना चाहता हूँ, मैं सच में। लेकिन तभी हम देखते हैं जो गुचियन होता है उसकी आंखें किसी दूसरी बॉडी और किसी दूसरे ही वर्ल्ड में खुलती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर गुचियन जैसे आंखें ओपन करता है उसके सामने एक मोटा सा भद्दा सा व्यक्ति खड़ा होता है एंड वो कह रहा होता है कि वो तुमने अपनी आंखें खोल ली। एंड इतना कहते हुए वो गुचियों के ऊपर अटैक कर देता है एंड गुचियों को पीछे की तरफ हटा देता है। फिर वो कह रहा होता है कि वेल तुम्हें पता है मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मारे ही गए हो लेकिन चलो अब तुम मारे नहीं गए हो तो अब मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पीट सकता हूँ। गुचियों मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग कौन है। तभी हम देखते हैं गुचियों के सामने स्टेटस विंडो ओपन आ जाती है एंड वो उससे कह रही होती है कि इन ट्रेस को पीटो, यानी इन बुलीज जो कि तुम्हें बुली कर रहे हैं उनको तुम पीटोगे 30 सेकंड के अंदर तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जो रिवॉर्ड होता है वो अभी अननोन होता है। यहाँ पर जो अपना गुचियन होता है मन में सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं जो मिशन होता है उसकी 30 सेकेंड्स स्टार्ट हो चुकी होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो एक बुली होता है वो गुचियन को एक पोजीशन में लाकर खड़ा करता है एंड कह रहा होता है कि बस ऐसे ही खड़े रहो एंड जो मेरा पंच है उसे अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से लो। इधर गुचियन मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं यहाँ पर उस वियर्ड गाय के द्वारा मारा गया था तो आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया, क्या जो मैं भी देख रहा हूँ वो कोई सपना है? फिर वो मन में सोच रहा होता है कि हाँ शायद से मरने के बाद में हमें कुछ ऐसे ही सपने आते हैं। तभी हम देखते हैं उस इंसान को जो कि गुचियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो अपने पंच को गुचियन के ऊपर मारने वाला होता है लेकिन हम देखते हैं गुचियन को जो कि अपनी किक से अटैक करके उसे पीछे की तरफ हटा देता है एंड उनमें सोच रहा होता है कि मेरे मारने के बाद में भी मेरे ऊपर कोई हाथ नहीं लगा सकता है। आखिर इन जैसे पंख की हिम्मत कैसे है जो ये मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब गुचियन को देखकर जो बाकी के बुलीज होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये तो काफी इंसेन है, आखिर इस लड़के के साथ में अभी अभी हुआ क्या है। अब हम देखते हैं गुचियन को जो कि अभी भी सिस्टम विंडो की तरफ ही देख रहा होता है। वो मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और आखिर मुझे क्या करना होगा। वेल क्या मैं अपना माइंड लॉस्ट कर चुका हूँ? तभी उसकी नजर पड़ती है पेनल्टी के ऊपर, यानी अगर वो इस मिशन में फेल हो जाता है तो उसकी जो पेनल्टी होगी वो डेथ की होगी। इस चीज को देखकर यहाँ पर जो अपना गुचियन होता है वो हंसने लगता है एंड कह रहा होता है कि ये तो पूरी तरीके से बुलशिट है क्योंकि मैं ऑलरेडी मारा जा चुका हूँ। तभी हम देखते हैं गुचियन का जो हर्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पाउंड करने लगता है। गुचियन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता एंड वो सोच रहा होता है कि डैम आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या मैं जिंदा हूँ? फिर गुचियन यहाँ पर देखता है स्टेटस विंडो के ऊपर जहां पर लिखा होता है कि आपने किसी दूसरे की बॉडी को पोजेस कर लिया है। गुचियन समझ जाता है कि हाँ उसने
उसने किसी दूसरे की बॉडी को पोजेस कर लिया है। लेकिन ये वाली जो टेक्निक है यानी दूसरों की बॉडी को पोजेस करने की, ये तो ब्लड कल्ट से बिलोंग करती है, ना कि यहाँ पर गुचियोंग के डेमनिक कल्ट से। तो गुचियोंग को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। फिर वो सिस्टम विंडो से ही कहने लगता है कि तुमने ये सब कुछ किया है और आखिर तुमने ये सब कुछ मेरे साथ में क्यों किया है। लेकिन हम देखते हैं स्टेटस विंडो को, जो कि गुचियोंग से कह रही होती है कि वेल, अगर तुम एक फाइनल मिशन को कंप्लीट कर देते हो तो तुम्हें फाइनल रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसके अंदर क्या होगा ना, तुम जब चाहो अपनी रियल बॉडी के अंदर, अपने रियल वर्ल्ड में जब चाहो तब यहाँ पर लौट सकते हो। इस चीज को सुनकर यहाँ पर जो गुचियोंग होता है वो यहाँ पर काफी हैरान होता है एंड वो मन में सोच रहा होता है क्या मैं सच में अपने वर्ल्ड में वापस से लौट सकता हूँ, वो भी अपनी बॉडी के अंदर। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पर इसके तरीकों से ये जो करवाना चाहता है मुझसे वो चीज करनी चाहिए। एंड ये सोचते हुए अब हम देखते हैं जो गुचियोंग होता है वो पूरी तरीके से फॉर्म में आ जाता है। फिर वो सोचता है कि वेल, इसने क्या कहा कि मुझे मिशन कंप्लीट करना है और मिशन में मुझे ये जो लोग परेशान कर रहे हैं मुझे इन्हें यहाँ पर परेशान करना है, यानी एक सबक सिखाना है। तो चलो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। एंड हम देखते हैं अब जो गुचियोंग होता है अब उन लोगों से कह रहा होता है कि हे, तुम लोग यहाँ पर मेरी तरफ आओ। एंड हम देखते हैं एक बंदे को जो कि काफी गुस्सा आ जाता है एंड वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हम लोगों से ऐसे बात करने की, क्या तुम हमारे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो गुचियोंग के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं जो गुचियोंग होता है मन में सोच रहा होता है कि इसके अटैक तो बहुत ही ज्यादा स्लो है। एंड इतना कहते हुए गुचियोंग उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो सेकंड बुली होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से दूर जाकर गिरता है। अब जो थर्ड बुली होता है वो गुचियोंग को कहता है कि तुम बास्टर्ड कहेंगे, तुम सन ऑफ द बीच कहेंगे। इतना कहते हुए वो गुचियोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गुचियोंग उसके अटैक को डोज कर लेता है। एंड उनमें सोच रहा होता है कि जितना मैं इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ मुझे उतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इन जैसे फालतू लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे जैसे हेवनली डेमनिक कल्ट के लीडर द हेवनली डेमन के ऊपर हाथ डाल सके। ये साले यहाँ पर सड़े हुए मेट, इनकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे ऊपर अटैक करें। इतना कहते हुए गुचियोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है एंड वो थर्ड बुली को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर है ना उसकी पिटाई को देखकर जो बाकी के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। फिर यहाँ पर जो गुचियोंग होता है वो कहता है कि मैंने 3 को खत्म कर दिया, अब यहाँ पर चौथे की बारी है। लेकिन जब वो देखता है सामने तो चौथा तो वहां से ऑलरेडी गायब हो चुका होता है। गुचियों को समझ में नहीं आता कि चौथा वहां से कहां पर गया। एंड वो बाकी के स्टूडेंट से पूछता है तो बाकी के स्टूडेंट बता देते हैं कि वो अभी यहाँ से भाग चुका है। गुचियोंग पहले तो मन में सोचता है क्या वो भाग चुका है, फिर वो मन में सोचता है कि अरे नहीं, अगर वो यहाँ से भाग चुका है तो मेरा मिशन कंप्लीट कैसे होगा, मेरे पास में ज्यादा सेकंड्स नहीं है, मुझे उसे कंप्लीट करना होगा यानी मिशन को। एंड इसके लिए मुझे उस चौथे को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीटना होगा। अब हम देखते हैं गुचियोंग के पास में सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड होते हैं। वहीं हम देखते हैं उस चौथे की बुली को जो कि कहीं से छुपते हुए भागते हुए फिर रहा होता है। एंड वो कह रहा होता है कि तुम लूजर कहेंगे, तुम थोड़ा वेट करो जब तक कि दोंगो यहाँ पर आ जाए। एक बार अगर वो यहाँ पर आ जाएगा तो उसके बाद वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीटेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे से अपना गुचियोंग आ जाता है एंड वो उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पंच मारता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मिशन के सेकंड होते हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसने मिशन को कंप्लीट कर लिया होता है। गुचियोंग मन में सोच रहा होता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्लोज था। तभी हम देखते हैं वहां पर एक लड़की आ जाती है एंड वो गुचियोंग को देखकर ब्लश करने लगती है। वो उससे पूछते हैं क्या तुम सही हो। एंड वो यहाँ पर टूटी हुई वॉल को देखकर कहती है कि उस लड़के ने तुम्हें बुली किया ना। अब गुचियोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई भी आइडिया लगा सकता है कि गुचियोंग ने यहाँ पर बुलीज को इस बार बुली किया है, ना कि पुलिस ने इस बार गुचियोंग को बुली किया है। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो कुछ समय से, आखिर इसका रीजन क्या है, अगर कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर वो गुचियोंग का हाथ देखती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ के साथ में क्या हुआ है। गुचियोंग कुछ एक्सप्लेन कर पाता है इससे पहले वो लड़की उस बुली की तरफ इशारा करती है एंड कह रही होती है क्या उसने तुम्हारे हाथ का ऐसा हाल किया। अब हम देखते हैं वो पत्थर को उठाती है एंड उस बुली को मारना स्टार्ट कर देती है और कहती है तुम बुरे बच्चे कहेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर जो बुली होता है उसका दिमाग खराब हो रहा होता है एंड वो कह रहा होता है कि यार मैं यहाँ पर पीटा हूँ, ना कि इसने मेरे, अब मैं क्या बोलूँ, लाइक वो बंदा एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा होता है। एंड इधर अपने गुचियों का दिमाग खराब होता है कि यार ये लड़की है क्या है, मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा क्या यहाँ पर सिचुएशन देकर। अब हम देखते हैं इस लड़की को जो कि उसको इतने पत्थर मारने के बाद में गुचियों की तरफ देख रही होती है जैसे मानो गुचियों उसे प्रेज करेगा। एंड हम देखते हैं वो गुचियों का हाथ पकड़ती है और कह रही होती है कि चलो हमें नर्स के ऑफिस चलना चाहिए। गुचियों कहता है कि एक मिनट रुको, लेकिन हम देखते हैं वो नहीं रुकती एंड वो गुचियों को नर्स के ऑफिस ले जाती है। वहां पर हम देखते हैं गुचियों का यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। वो लड़की कह रही होती है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो और अगर कुछ भी तुम्हें जरूरत हो तो तुम मुझे यहाँ पर बुला सकते हो। अब इधर गुचियोंग चुप होता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो इस लड़की के सामने कुछ भी बोलेगा ना तो मतलब ये लड़की उसका बात ही नहीं सुनेंगे। अब हम देखते हैं उस लड़की को जो कि कह रही होती है कि तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे ना, तुम ये चीज को प्रॉमिस करो। ये चीज वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए कह रही होती है। फिर हम देखते हैं वहां से चली जाती है। गुचियोंग उसके जाने के बाद में खड़ा होता है एंड उनमें सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और आखिर ये फालतू सी बॉडी के साथ में क्या है। मैं यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं की को फ्लो कर पा रहा हूँ। फिर वो मन में सोचता है कि इस बॉडी का तो सब कुछ ही सत्या
सत्यानाश होकर रखा है। एंड हम देखते हैं उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगती है, क्योंकि उसने इंटरनल एनर्जी को यहाँ पर एक तरीके से यूज़ करने की कोशिश की होती है, जिसकी वजह से वो ब्लड की वॉमिट करने लगता है। वो मन में सोचता है क्या मैं इतना भी हैंडल नहीं कर सकता हूँ? तभी हम देखते हैं गुचुंग को, जो कि जोर से चिल्लाता है एंड कह रहा होता है कि मैं गुचुंग, जो कि एक टाइम पर सुप्रीम लॉर्ड था डेमनिक कल्ट का, वो कैसी हालत में हो चुका है, लाइक कैसी बॉडी में आ चुका है। अचानक से फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं जो एल्डर होता है हेवनली डेमनिक कल्ट का, वो हेवनली डेमन से कहता है कि वेल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। गुचियन पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। एल्डर कह रहा होता है कि क्या आपको वो इंसान याद है जिसे हमने अभी अभी कैप्चर किया है। गुचियन कहता है कि हाँ, तुम उस वियर्ड से बंदे के बारे में बात कर रहे हो ना। एल्डर कहता है कि हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो पता नहीं क्यों लेकिन बार बार कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज क्लेम्स को बना रहा है। वो कह रहा है कि वो यहाँ पर इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है। गुचियन कहता है कि वेल अगर वो इस फैक्शन से बिलोंग नहीं करता है तो वो कौन से फैक्शन से बिलोंग करता है? अगर वो साइलिन और वुडांग से बिलोंग नहीं करता है तो क्या ये कोई नया फैक्शन है जो कि अभी तक शैडोज में वर्क कर रहा था? इन बातों को सुन के एल्डर कहता है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि वो बार बार क्लेम कर रहा है कि वो इस दुनिया से नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आया है। इस बात को सुनकर गुचियन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि अरे ऐसे ठग्स तुम्हें यहाँ पर हर रोज मिलते ही होंगे, तो आखिर तुम ये सारी क्रेजी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? वो पूरी तरीके से बकवास है। इन बातों को सुन के जो यहाँ पर एल्डर होता है वो शांत रहता है और कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन ये इंसान मुझे कंप्लीटली ठग नहीं लग रहा। तो वापिस से प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर क्लासरूम की जो मतलब स्कूल की जो छत होती है उसके ऊपर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। एंड वो सोच रहा होता है कि वेल उस टाइम पर मुझे एल्डर की बातों पर गौर करना चाहिए था। वो उनमें सोच रहा होता है कि वैसे इस इंसान यानी इस लड़के की जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी भी इंटरनल एनर्जी को यहाँ पर है ना अपने बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर पा रहा है। फिर वो मन में सोचता है कि देखो आखिर मेरी क्या हालत हो गई है द सुप्रीम गुचियन की। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो गुचियन होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है। सामने का जो व्यूज होता है वो सच में काफी ज्यादा ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो गुचियन होता है वो सामने की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि अब मेरी जो जिंदगी है वो पहले की तरह नहीं है, अब वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर जो गुचियन होता है वो यहाँ पर है ना चिल्लाने लगता है कि हाँ, मुझे याद आया, तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं मिशन को कंप्लीट करता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। मैंने अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट किया तो मुझे रिवॉर्ड दो। आखिर तुम कहाँ पर चले गए नीले से गत्ते, जल्दी से मेरे सामने आओ। इतना कहते हुए गुचियन काफी जल्दी चिल्ला रहा होता है। अगली पल हम देखते हैं, तभी हम देखते हैं जो सिस्टम विंडो होती है वो गुचियन के सामने आ जाती है। गुचियन कहता है कि फाइनली हम सिस्टम विंडो को देखते हैं जो कि कहती है कि आपने अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट किया है, इसकी वजह से आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। गुचियन कहता है कि हाँ डेफिनेटली मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड दो और रिवॉर्ड के अंदर मुझे अपने वर्ल्ड में वापस से भेज दो अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। गुचियन को कुछ भी समझ में नहीं आता एंड वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या मुझे किसी मंत्राज को बोलना होगा जिसकी वजह से मैं अपने वर्ल्ड में वापस से चला जाऊंगा? तभी हम देखते हैं अचानक से गोल्डन लाइट चमकने लगती है। गुचियन मन में सोचता है कि वो ये कैसी एनर्जी है, मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको समझ नहीं पा रहा हूँ लेकिन मुझे एक फीलिंग आ रही है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये मेरे लिए फायदेमंद है। अब गुचियन ऐसा सोच रहा होता है तभी हम सिस्टम विंडो को देखते हैं जो कि कहती है कि आपको रिवॉर्ड दे दिया गया है। आपने जो अभी लाइट देखी थी ना वही आपका रिवॉर्ड था, इससे आपको थोड़े समय के लिए अच्छा लगा होगा। इन बातों को सुन के अभी इस चीज को देखकर तो यहाँ पर अपने हमसी का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है एंड वो कह रहा होता है कि साली ये सब कुछ क्या है। एंड हम देखते हैं जो सिस्टम विंडो होती है उसके ऊपर यहाँ पर अपना हमसी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पंच मारता है, लेकिन जो सिस्टम विंडो होती है वो यहाँ पर डिसअपीयर हो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना गुचियन होता है वो कह रहा होता है कि वो बास्टर्ड कहाँ पर चला गया। अब गुचियन का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका होता है। तभी हम एक लड़की को नोटिस करते हैं जो कि गुचियन से कहती है, हे लूजर, क्या तुम अपने मुंह को बंद रख सकते हो? गुचियन उस लड़की को देखता है एंड मन में सोचता है कि आखिर ये कौन है। हम उस लड़की को देखते हैं जिसने चॉपस्टिक से यहाँ पर सिगरेट को पकड़ के रखा होता है, मानो ये अपने फिंगरप्रिंट्स उन सिगरेट्स के ऊपर नहीं छोड़ना चाहती हो। अब ये जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि वेल तुम आखिर इस टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपना एमसी कहता है कि क्यों, तुमने ये स्कूल भाड़े में ले रखा है क्या? मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या? इन वो लड़की कहती है कि वेल तुम यहाँ पर आज कुछ ज्यादा ही अलग दिखाई दे रहे हो, आखिर क्या हुआ, तुम बीमार हो? इन बातों को सुन के गुचियन कहता है कि हाँ तुम ऐसा बोल सकती हो। फिर वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि वेल तुम सच में एक लूजर हो। एंड हम देखते हैं इतना कहते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो गुचियन होता है उसके सामने आ जाता है। इससे वो लड़की काफी हैरान हो जाती है एंड ब्लश भी करने लगती है। गुचियन से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे साथ में जो बाकी के लोग हैं, मतलब जो भी लोग मुझे देखता है, आखिर वो मुझे लूजर क्यों बोल रहा है? इन बातों को सुन के वो लड़की कह रही होती है कि वेल तभी हम देखते हैं दरवाजा ओपन होता है
एंड हम देखते हैं वहां से जो बाकी के बुलीज होते हैं वो अपने किसी नए बॉस के साथ में आए होते हैं और इसका नाम डोंगो होता है। हम एक बुली को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वो रहा लूजर, हमने फाइनली इसे ढूंढ लिया है, आज ये यहाँ पर हमारे हाथों से मरेगा। हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि कहता है कि ओ यार तुम लोग वापिस से आ चुके हो। एंड हम डोंगो को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने हमसी के सामने आता है एंड कह रहा होता है कि लगता है तुमने अपने माइंड को सच में लॉस्ट कर दिया, तुम डैम लूजर कहेंगे। गुचियोंग कह रहा होता है कि अभी तुम्हारे साथ में क्या है, क्या तुम इस फालतू से पैक के लीडर हो। तभी हम देखते हैं जो डोंगो होता है वो अपने हमसी के ऊपर अटैक करता है। इधर अपना हमसी इस अटैक से काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जब वो अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है तो उसकी जो बॉडी पहले एग्जॉस्ट हो चुकी होती है इंटरनल एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश की वजह से वो यहाँ पर अच्छे से मूव ही नहीं कर पा रही होती है। यहाँ पर गुचियोन मन में सोच रहा होता है क्या ही बेकार बॉडी है। हम देखते हैं डोंगो को जो कि बार बार अपने हमसी के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है एंड वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि तुम बास्टर्ड कहेंगे, तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो एंड यहाँ पर तुम अपनी बकवास को मतलब बंद करो। एंड इतना कहते हुए डोंगो बार बार अपने हमसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है एंड हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है बार बार उसके अटैक की वजह से पीछे की तरफ हट रहा होता है। वहीं जो लड़की होती है वो अपने हमसे से कहती है कि इतना भी पीछे मत हटो, क्या तुम मेरे अंदर आकर गिरोगे। एंड हम देखते हैं डोंगो को जो कि एक खतरनाक अटैक करता है अपने हमसी के ऊपर एंड हम देखते हैं इसकी वजह से अपना हमसी उस लड़की के अंदर आकर गिरता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो लड़की ऑलरेडी यहाँ पर छत के कॉर्नर में खड़ी थी वो सीधा छत से नीचे गिर जाती है। और इस चीज को देखकर तो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। एक बुली को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ये तो 5th फ्लोर से नीचे गिर गई है। डोंगो को वही हम डोंगो के रिएक्शन को देखते हैं जो कि कहता है कि मेरे तो अल लगे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। इधर हम अपने हमसी को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि तुम इतना टेंशन काहे ले रहे हो, वो यहाँ से नीचे गिरी है, इतनी भी ज्यादा ऊंचाई नहीं है, शायद से उसकी थोड़ी बहुत हड्डियां ही तो टूटेगी, वो यहाँ पर जिंदा बच जाएगी। इन बातों को सुन के एक बुली कहता है कि ये बंदा साइको हो चुका है क्या। तभी हम देखते हैं अपने हमसी के पास में एक गोल्डन तरीके से तालिस्मान आता है, यानी इस बार जो सिस्टम होता है वो गोल्डन कलर में होता है। अपने हमसी को एक स्पेशल मिशन मिला होता है जिसमें अपने हमसी को यहाँ पर जो लड़की नीचे गिर गई है उसे बचाना है और अगर अपना हमसी उसे बचा लेता है तो अपने हमसी को रिवॉर्ड मिलेगा जो कि अभी के लिए अननोन है। अपना हमसी कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर आखिर मैं उसे क्यों बचाऊं, सिस्टम पर लिख कर आता है क्योंकि वो आपकी गलती से गिरी है। इधर अपना हमसी कहता है कि यार अब आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या मुझे उस लड़की को बचाने होगा। अपना हमसी उस बिल्डिंग से नीचे की तरफ देखने लगता है। डोंगो कह रहा होता है कि आखिर अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो एंड वो यहाँ पर कुछ और भी कह पाता है इससे पहले हम देखते हैं अपना हमसी नीचे जंप लगा देता है। इस चीज को देखकर सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये तो साइको है, आखिर ये नीचे क्यों कूद गया। एंड हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि कह रहा होता है कि वेल इस टाइम पर अगर सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया तो ये सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एंड इतना कहते हुए अपना हमसी यहाँ पर जो लड़की होता है उसे बचा लेता है, वो भी अपनी सुपर स्पीड से। अब जो लड़की होती है वो अपने हमसी को देखकर ब्लश कर रही होती है और कहती है कि तुम लूजर कहेंगे। वहीं अपना हमसी उस लड़की से कहता है तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम डरी हुई हो। वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हारे जैसे लूजर क्या बकवास कर रहा है। अपना हमसे कहता है कि वाह तुम बात कर रही हो, इसका मतलब तुम अभी भी जिंदा हो। अब यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें सोच रहा होता है लेकिन हमारा सीन से उड़ाता है और हमें बुलीज को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर अभी हमें क्या करना चाहिए। हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता। हम डोंगो को देखते हैं जिसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अजीब होता है एंड वो कह रहा होता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। बुली कहता है कि लेकिन हम देखते हैं डोंगो को जो कि कह रहा होता है कि अभी अभी जो हुआ है क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेने वाले हो। एंड वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है और कह रहा होता है कि वेल हम इस मैटर को हैंडल नहीं कर सकते हैं, हमें ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे कि आज के दिन हम लोग यहाँ पर थे ही नहीं। अब इससे पहले डोंगो आगे बढ़ पाता हम देखते हैं उसे काफी ओवरवेलमिंग एनर्जी महसूस होती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसे सामने से महसूस होता है कि कोई खतरनाक एंटिटी उसकी तरफ ही देख रही है एंड यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर मेरे साथ में क्या हो रहा है। एंड हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि अपने हमसी का क्या धरा होता है। हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि उसे कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम किधर भाग रहे हो। डोंगो मन में सोच रहा होता है क्या ये लूजर। फिर वो अपने हमसे से कहते हैं कि तुम तो अभी अभी नीचे गिर गए थे ना। अब वही हम अपने हमसी को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल जो भी हो इस बार मुझे थोड़ा बहुत सही रिवॉर्ड मिला है। इधर हम सिस्टम विंडो में देखते हैं जहां पर अपने हमसी ने अपना मिशन कंप्लीट किया होता है। इसकी वजह से उसे 10 सेकंड के लिए अपनी ओरिजिनल 1% पावर का यूज करने का मौका मिला होता है। तो अपना हमसी काफी एक्साइटेड होता है एंड वो डोंगो से कहता है कि चलो देखते हैं आखिर तुम मेरी पावर को संभाल पाते हो या फिर नहीं पाते हो। सो अब तक हमने देखा था कि यहाँ पर अपने हमसी ने इन सभी लोगों को धूल चटा दी होती है और अब हम देखते हैं सभी जितने भी बुली होते हैं वो अपने हमसी के सामने घुटने के बल बैठे होते हैं। अपना हमसी उन लोगों से कहता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं पहले बहुत ही ज्यादा वीक हुआ करता था। इन बातों को सुन के एक बंदा जो कि अपने हमसी का चेयर बना हुआ होता है वो कह रहा होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ वीक ही नहीं बल्कि एक पुश और एक टोटल लूजर हुआ करते थे। इन बातों को सुन के अपने हमसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं हम देखते हैं उस बंदे को जो कि अपनी चापलूसी का जादू चलाता है और कहता है कि वेल ये तो आप पहले हुआ करते थे, अब तो आप हमारे लॉर्ड हो, हमारे किंग। इस बात को सुन के अपने हमसी को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपना ध्यान हटाता है और मन में सोच रहा होता है कि वेल वो थोड़े टाइम के लिए ही क्यों ना हो लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी
अपनी रियल पावर का यूज़ किया था और मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से श्योर हूँ। फिर वो मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी रियल पावर का यूज़ कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे वर्ल्ड के अंदर वापस से जाना भी टोटल फैंटेसी नहीं है, सही से मैं वापस से जा सकता हूँ। फिर वो सिस्टम की तरफ देखता है और कहता है कि मैं चाहे तुम कुछ भी यहाँ पर कर लो, अपने वर्ल्ड के अंदर जाकर ही रहूंगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अंशी होता है वो अपने क्लासरूम में आ जाता है एंड जैसे वो आता है वो मन में सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर ये जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखाई दे रही है। ये देखो यहाँ पर कितनी सारी वुमेन्स इकट्ठा है और इन लोगों ने कितने ज़्यादा शॉर्ट क्लोथ्स को पहन के रखा है। वहीं ये जो यहाँ पर मतलब बच्चे हैं, इन लोगों के जो बाल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं एंड ये लोग भी यहाँ पर मेरी तरफ अजीब तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है। एंड वो यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि वेल क्या यहाँ पर मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं असल में वो यहाँ पर तीनों बुलीज को अपनी राइड बनाकर उन पर सवार होते हुए आ रहा होता है एंड हम देखते हैं वो बाकी लोगों से पूछता है कि आखिर ये लोग मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। तो एक बंदा कह रहा होता है कि वेल ये सही से इस वजह से है क्योंकि आप हमारी राइड कर रहे हैं, इसकी वजह से सभी लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। इन बातों को सुन के अपना एमसी कह रहा होता है कि वेल इस चीज़ से यहाँ पर क्या ही फर्क पड़ जाता है, आखिर इसमें नया क्या है। क्योंकि जहाँ से अपना एमसी बिलोंग करता है वहाँ पर अपने एमसी को उठाने के लिए लोग आपस में लड़ते हैं। यहाँ पर अपना एमसी ये सोचता है कि शायद से ये लोग भी यहाँ पर मेरे को उठाना चाहते हैं और अपने एमसी की ऐसी बातों को सुन के यहाँ पर इन तीनों पुलिस को समझ भी नहीं आ रहा होता है कि वो अपने एमसी को क्या रिप्लाई करें। फिर अपना एमसी कहता है कि चलो यहाँ पर बकवास बहुत हो गई, मुझे अब खाना खाना है एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे कैफेटेरिया की तरफ ले जाओ। एंड हम देखते हैं इतना कहते हुए वो लोग यहाँ पर कैफेटेरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अपना एमसी बैठकर खाना दबाई जा रहा होता है एंड ये खाना उसे काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। इस बात को सुन के एक बंदा कह रहा होता है कि हमारा जो स्कूल का खाना है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अपना एमसी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन क्या तुम यहाँ पर खाना नहीं खा रहे हो। अभी से पहले वो कुछ बोल पाता, तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं एंड हम देखते हैं उनमें से एक बंदे को जो कि यहाँ पर है ना एक चेयर को लात मारते हुए कह रहा होता है कि ओ आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इधर हम डोंग को देखते हैं जो कि उन लोगों को वहाँ पर देख के मन में सोचता है कि हमारे तो अलग है। इधर अपने एमसी भी खाना खाते हुए उन लोगों की तरफ ही देख रहा होता है। हम देखते हैं जो अपोनेंट टीम का लीडर होता है वो अपने एमसी के पास में आता है एंड फिर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि क्या जो रूमर्स है वो पूरी तरीके से सच है। तुम लोग इस बास्टर्ड को यहाँ पर अपने किंग की तरह उठाकर इधर उधर घूमे जा रहे हो, ये सच में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है ना बेइज्जती वाला है। मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग कुछ ऐसा करोगे। इस बात को सुन के एक बुली कह रहा होता है कि वेल हम और कुछ कर ही क्या सकते थे, लाइक वो यहाँ पर अपनी मजबूरी बता रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं एक बंदे को जो कि कह रहा होता है कि वेल अब इस बंदे ने तुम्हारी राइड करी है तो मुझे लगता है कि हमें भी इस बंदे की राइड करनी चाहिए। एंड हम देखते हैं जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि वेल इसकी राइड कैसी होगी, क्या ये लेम्बो जैसा फील कराएगा मुझे। अपना एमसी कहता है कि ये लेम्बो क्या होती है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने एमसी के पास में आता है और कह रहा होता है कि यहाँ से खड़े हो जाओ एंड जो छत है वहां पर मेरे को आकर मिलो। क्या तुम समझ गए, भीगी बिल्ली कहेंगे। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां से जाने लगता है। वहीं अपना एमसी खाने को चबाते हुए कहता है एक मिनट, एक कुत्ते को भी यहाँ पर है ना अच्छे से खाना खाने के लिए टाइम दिया जाता है, क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो। इस बात को सुन के वो बंदा कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अभी सिचुएशन किस टाइप का है। अगर तुमने यहाँ पर अपनी बकवास को बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। अपना एमसी कहता है कि अरे 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 ये फालतू बकवास। फिर अपना एमसी बाकी बुली से कहता है कि कांग्रेचुलेसन। इस बात को सुन के वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम हमें किस लिए कांग्रेट्स कर रहे हो। इस पर अपना एमसी कह रहा होता है कि वो क्या है ना कि मुझे एक नई राइड मिल गई है इसलिए मैं तुम लोगों की छुट्टी कर रहा हूँ। एंड इतना कहते हुए अपना एमसी काफी ज्यादा इविल स्मेल कर रहा होता है। तो फिर हमारा सीन से उड़ता है और हमें छत के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना एमसी और उसके सबऑर्डिनेट यहाँ पर सामने वाली बुली टीम के सामने खड़े होते हैं। अब जो बुलीज का लीडर होता है वो अपने एमसी को देखकर काफी खुन्नस खा रहा होता है। वहीं अपना एमसी उससे चिढ़ाता है और कहता है कि वेल आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, जल्दी बता, मेरे पास में टाइम नहीं है। इन बातों को सुन के अपोनेंट टीम के लीडर को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं अपने एमसी की टीम का एक बंदा अपने एमसी से कहता है कि वेल वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उनका जो गैंग है वो कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है, इनके पीछे यहाँ पर बड़े बड़े लोगों की बैकअप है। इन बातों को सुन के अपना एमसी कहता है कि हाँ मैं समझ गया। मन ही मन अपना एमसी में सोच रहा होता है कि वेल मैं इन बच्चों से इसलिए फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि वो जो नीला बिल्ला है वो मेरे को रिवॉर्ड ग्रांट करेगा। तभी हम देखते हैं सिस्टम अपीयर होता है एंड यहाँ पर अपने एमसी को मिशन मिलता है कि उन्हें इन बुलीज को मारना है जिसकी वजह से अपने एमसी को रिवॉर्ड मिलेगा। एंड यहाँ पर है ना अपना एमसी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड हमने सोचता है कि वेल अभी टाइम आ चुका है इन लोगों को सबक सिखाने का। इतना कहते हुए अपना एमसी काफी खतरनाक एक्सप्रेशन बना रहा होता है। वहीं जो बाकी के लोग होते हैं सामने वाली टीम के वो कहते हैं कि आसपास का जो वेदर है वो इतना ज्यादा अजीब सा क्यों लग रहा है। तभी हम देखते हैं उन लोगों की नजर अपने एमसी के ऊपर पड़ती है जहां पर जो अपना एमसी होता है उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। इस चीज को देखकर वो लोग कहते हैं क्या ये पागल हो चुका है। मुझे तो सच में लगता है कि ये पागल हो चुका है। सामने वाली टीम का एक बंदा यहाँ पर अपने एमसी की तरफ बढ़ता है और कहता है कि हे तुम इडियट। फिर वो अपने एमसी को यहाँ पर अपनी बॉक्सिंग स्टाइल्स दिखाता
जाते हुए कह रहा होता है कि वेल मैं किसी बॉक्सिंग चैंप के साथ में थोड़े समय से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर जब ऐसे ट्रेनिंग करता हूँ या फिर अपने पंचेस को चलाता हूँ तो मैं यहाँ पर खुद को भी हैंडल नहीं कर पाता हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? एंड इतना कहते वो मन ही मन यही सोच रहा होता है कि ये तो लूजर है, ये तो मेरी ऐसी स्पीड को देखकर ही डर जाएगा। लेकिन जब वो सामने की तरफ देखता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे के साथ में क्या गलत है, ये जो प्रेशर है वो ऐसा ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। लाइक उसे बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि अपने अमसी का स्टेयर ही ऐसा होता है। अपना अमसी उसे बहुत ही ज्यादा नीची नजरों से देख रहा होता है एंड उनमें सोच रहा होता है कि ये काफी पैथेटिक है। यहाँ पर हम देखते हैं अपने अमसी के पास्ट का सीन जहाँ पर अपना अमसी भी ऐसे यहाँ पर एक लूजर हुआ करता था एंड हम देखते हैं उसके मास्टर को जो कि अपने अमसी को पैथेटिक बोलते हैं। अपना अमसी कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। उसके मास्टर कहते हैं कि वेल ये यहाँ पर मैं लास्ट टाइम है जो कि तुम्हें अच्छे से बता रहा हूँ, इस चीज को अच्छे से सुनना। वो कहते हैं कि तुम जो फुटवर्क टेक्निक को यूज कर रहे हो वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए यूज कर रहे हो। एंड यहाँ पर बहुत सारे जो मार्शल आर्टिस्ट हैं वो इस फुटवर्क टेक्निक को डिफेंस या फिर एक दूसरे के साथ में डिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो असल मार्शल आर्टिस्ट मास्टर होते हैं ना वो यहाँ पर जो फुटवर्क टेक्निक है उसे सिर्फ और सिर्फ डिफेंस या फिर डिस्टेंस एडजस्ट करने के लिए यूज नहीं करते हैं, बल्कि वो उसे यूज करते हैं सामने वाले के मूवमेंट्स को रिस्ट्रेन करने के लिए, उन्हें फ्रीज करने के लिए। इन बातों को सुन के अपना एमसी काफी ज्यादा एनलाइटन हो रहा होता है। वहीं उसके मास्टर आगे कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि वेल अगर तुम इन सारी चीजों को भी फॉलो नहीं कर पाते हो या फिर नहीं समझ पाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम मार्शल आर्ट के बेसिक्स को भी नहीं जानते हो। तो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो उस बंदे के पीछे से निकलता है एंड हम देखते हैं वो बंदा भी काफी हैरान होता है और सोचता है कि ये कब पीछे आया। अपना एमसी उसे एक मुक्का दे मारता है एंड कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हो। एंड हम देखते हैं उस एक ही पंच की वजह से वो बंदा बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अब यहाँ पर अपने एमसी की ऐसी पावर देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं अपना एमसी यहाँ पर अपनी टीम से कहता है कि ताली कौन बजाएगा। वो लोग कहते हैं कि हम बजाएंगे, और कौन बजाएगा। एंड हम देखते हैं जो अपोनेंट टीम होती है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, उनके लोंडों की फट चुकी होती है। एंड अपना एमसी कहता है कि तो कौन आ रहा है नेक्स्ट। मुझे लगता है कि तुम लोगों की काफी ज्यादा फट चुकी है, तो क्यों ना तुम लोग सभी यहाँ पर एक साथ में मेरे ऊपर अटैक करो। इस बात को सुन के उन लोगों का जो ईगो होता है वो हर्ट हो जाता है एंड हम देखते हैं वो अपने एमसी के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। एंड जो अपना एमसी होता है उन लोगों को चुटकियों में धूल चटा देता है। वो उनके लीडर के पास में पहुंचता है, उसके लीडर की हालत ही खराब हो जाती है और वो कहता है कि तुम हो क्या। इधर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कहता है कि मैं हूं हेवनली डेमन। एंड इतना कहते हुए अपना एमसी उसको एक पंच मारता है। ये पंच काफी ज्यादा खतरनाक होता है कि इससे यहाँ पर जो दीवार होती है उसमें भी यहाँ पर एक छेद हो जाता है। एंड हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा जोर से यहाँ पर नीचे की तरफ गिरता है। आसपास में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्मोक फैल चुका होता है एंड हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो तो बेहोश ही हो चुका होता है। फिर अपने एमसी कहता है कि वेल यहाँ पर है ना अब मैं तुम्हें अपनी नई राइड बनाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं देख लेता हूँ स्टेटस में यहाँ पर मेरे रिवॉर्ड का क्या हुआ। अब यहाँ पर जब अपना एमसी सिस्टम विंडो को ओपन करता है तो उसे दिखाई देता है कि उसका जो न्यू रिवॉर्ड है वो कुछ और नहीं बल्कि यूनिवर्सल हीलिंग हर्ब है। इस चीज को देखकर अपना एमसी काफी खुश होता है। यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो अपने एमसी को ये हर्ब दे भी देता है। अपना एमसी कहता है कि वो ये नीला बिला तो कमाल का है, इसने यहाँ पर वो चीज मेरे को दे दी जिसका इसने मुझसे वादा किया था। फिर वो यहाँ पर उस बुली को देखता है एंड उसे कह रहा होता है कि तुम बेहोश क्यों, मैंने इतना भी जोर से तुम्हें पंच नहीं मारा है। एंड इतना कहते हुए अपना एमसी अब उसके ले थपेड़े मारने लगता है। एंड यहाँ पर जो बाकी के अपने एमसी के सबॉर्डिनेट होते हैं वो इस चीज को देखकर मन में सोच रहे होते हैं कि ये तो यहाँ पर बुली से भी बहुत ही ज्यादा वर्स है। फिर हमारा सीन से उड़ाता है और हमें दिखाया था वापिस से यहाँ पर क्लासरूम का सीन जहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है। अपने एमसी ने अब इस लीडर को भी यहाँ पर अपनी राइड बना लिया होता है। एंड अपना एमसी उस बंदे से कह रहा होता है कि हे मैं यहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रहा हूँ। वो लीडर कहता है कि तुम किस चीज को ढूंढ रहे हो। अपना एमसी कहता है कि डेमनिक कल्ट को। इस बात को सुन के उस लीडर को कुछ भी समझ में नहीं आता। इवन उसकी जो पोजीशन होती है वो भी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। अपना एमसी कहता है कि मेरे को इतना हिला कह रहा है। एंड इतना कहते हुए अपना एमसी उसके टकले पे दे मारता है। एंड फिर उसे कह रहा होता है क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहता है। वो बंदा यहाँ पर अब रोने लगता है। अपना एमसी कह रहा था चल डेमनिक कल्ट को छोड़ते हैं, क्या तूने जोंगनान, वुडांग, सावलिन, हुआसान इन किसी भी नाम की सेक्ट के बारे में सुना है, मतलब मुरिम वर्ल्ड में से तू किसी को भी जानता है। इन बातों को सुन के हम उस बंदे को देखते हैं जो कि कहता है हाँ मैंने एक के बारे में सुना है। अपना हमसे कहता है कि क्या बात है, मैंने तेरे को एक टपली मारा, तेरे को कुछ याद आ गया, अगर मैं तेरे को 100 टपली मारूंगा तो तेरे को बहुत कुछ याद आ जाएगा। एंड इतना कहते हुए अपना हमसे तो रेडी होता है, लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जो याद आया वही भूल जाऊंगा। फिर वो कहता है कि वेल मैं यहाँ पर जोंगनान के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर के बारे में जानता हूँ। और अपना हमसे जैसे ये
नाम सुनता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। तो फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अपना एमसी बैठे हुए उसी बुली के लीडर की बातों को सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि वो यहाँ पर जोंगनान के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर के बारे में जानता है। एंड अपना एमसी अभी जिस क्लास में बैठा है उस क्लास के अगले पीरियड में वही जोंगनान का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर आने वाला है एज ए टीचर। तो अपना एमसी इंतजार कर रहा होता है कि वो कब आएगा। एंड हम देखते हैं बेल रिंग होती है एंड क्लास में किसी की एंट्री होती है। अपना एमसी की नजरें जो होती है वो उसी तरफ होती है एंड वो सोचता है कि एंट्री हो चुकी है जोंगनान के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर की। एंड हम देखते हैं एक बंदे को जो कि ब्लू शर्ट पहने हुए अपने हाथों में स्टिक लिए हुए क्लास के अंदर एंटर करता है एंड वो कहता है सभी लोगों से अपनी बुक्स को ओपन कर लो अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो। इसके बारे में बताया जाता है कि ये कोरिया के हाई स्कूल का एक टीचर है और इसका नाम है पार्क जोंगनाम। अब हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि मन में सोच रहा होता है क्या ये बंदा यहाँ पर जोंगनाम का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर है। फिर अपने एमसी को बिलीव नहीं हो रहा होता है। अपना एमसी मन में सोचता है कि मेरे दिमाग का बेजा फ्राई कर दिया है उस लीडर की, तो मैं उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। यहाँ पर अपना एमसी ऐसा सोच रहा होता है। वहीं दूसरी क्लास में बैठे उस बुली के लीडर की बहुत ही ज्यादा हड्डियां कांप रही होती है। वो मन में सोचता है कि मेरे को इतना चिल्स महसूस क्यों हो रहे हैं। अब अपना एमसी खुद को शांत करता है। मन में सोच रहा होता है कि मैं भी कहाँ पर इस दुनिया के अंदर जो यहाँ पर मुरीम वर्ल्ड है उनके वॉरियर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई ऐसा होता जो कि मुरीम से बिलोंग करता तो मैं उनकी जो चीज़ें उन्हें कब का यहाँ पर सेंस कर चुका होता। अब जो अपना एमसी होता है मन में सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नीला बिल्ला मुझसे क्या चाहता है और उसने मुझे यहाँ पर क्यों पटक दिया। अब हम देखते हैं अपना एमसी ये सब कुछ सोच रहा होता है तभी अपने एमसी की तरफ कोई चौक थ्रो करता है। अपना एमसी उसे डोज या फिर ब्लो करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। वो चौक अपने एमसी के सर को लगती है एंड अपने एमसी को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि हमारे ऊपर हमला किया गया है एंड हम देखते हैं अपना एमसी टेबल के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि वो किसने किया। तभी हम देखते हैं जोंगनाम को जो कि अपने एमसी को देखकर कह रहा होता है कि ये बंदा पागल हो चुका है। फिर अपने एमसी से कह रहा होता है कि मेरे पास में आओ। अपना एमसी कहता है कि ओ तो ये तुम हो। इधर अपना एमसी में सोच रहा होता है कि वेल इसने अभी अभी जिस चौक को थ्रो किया आखिर मैं उसको सेंस क्यों नहीं कर पाया। अब अपने हमसे सामने वाले को पावरफुल मानने के बजाय खुद की बॉडी को ही ब्लेम करने लगता है और कहता है कि ये बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है। हम यहाँ पर जोंगनाम को देखते हैं जो कि कहता है कि हे क्या तुम बीमार हो या फिर कुछ, या फिर तुमने कोई नशे वसे करके रखे हैं, क्या तुम मेरी बात को सुन नहीं पा रहे हो। मैंने कहा कि तुम मेरे सामने आओ। अब यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो खुद को शांत करता है, सामने की तरफ देखता है एंड फिर यहाँ पर आगे की तरफ चलने लगता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो जोंगनाम के पास से यहाँ पर क्लास से बाहर की तरफ जाने लगता है। तो अब हम देखते हैं जो जोंगनाम होता है वो यहाँ पर है ना मतलब अपने एमसी की हरकत को समझ नहीं पाता। वो अपनी स्टिक से उसे रोकता है और कह रहा होता है मैंने तुम्हें अपने सामने को आने को कहा था, ना कि मेरे सामने से इस तरीके से जाने को। लेकिन अपना एमसी तो नहीं रुकता। तो इस बात को देखकर जोंगनाम कह रहा होता है कि आजकल के बच्चे में ना, मैं सच बता रहा हूँ, इन लोगों के अंदर कोई भी मैनर्स नहीं है कि अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट कैसे की जाती है। इधर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर अपनी बकवास बंद करोगे, तुम्हें यहाँ पर जोंगनाम का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर कहा जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये अपने एमसी की ये वाली बात को सुनकर हम जोंगनाम की रिएक्शन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान करने वाला होता है। एंड वो अपने एमसी से कहता है कि आखिर तुमने ये चीज कहाँ से सुनी। अपना एमसी कहता है कि अपने बकवास को बंद करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड हम देखते हैं जोंगनाम को जो कि कह रहा होता है बाकी लोगों से कि तुम लोग यहाँ पर सेल्फ स्टडी करो। एंड अपने एमसी से कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ में थोड़े समय के लिए यहाँ पर कहीं कोमचे में जाके बात करो। एंड अब हम देखते हैं वो अपने एमसी को छत पर लेकर आ जाता है। एंड यहाँ पर अपना एमसी कह रहा होता है कि ये छत है या फिर क्या है, जिसको भी बात करनी होती है वो साला छत पर ही आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जोंगनाम को जो कि अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल क्या तुम जोंगनाम से बिलोंग करते हो। अपना एमसी कहता है कि क्या मैं आखिर वहां से क्यों बिलोंग करूंगा। इन बातों को सुन के जो जोंगनाम होता है वो कह रहा होता है कि वेल अगर तुम जोंगनाम से बिलोंग नहीं करते हो तो आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो। वैसे इसका नाम और इसकी क्लेन का नाम दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलर है, तो मैं इसको पार्क बोलने वाला हूँ। अब हम देखते हैं जो पार्क होता है वो अपने एमसी से और भी बहुत सारी बातें पूछ रहा होता है एंड कह रहा होता है कि आखिर तुमने ये बातें कहाँ से सुनी। इन बातों को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को जो कि मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा ये सच में बहुत ही ज्यादा पुश ओवर है, इसे देखकर तो मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इरिटेट फील कर रहा हूँ। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो पार्क होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि मेरी बातों का आंसर दो। अपना एमसी यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कौन सी बातों का आंसर दूं। एंड हम देखते हैं पार्क को जो कि कह रहा होता है क्या तुम अब इतने डर चुके हो कि तुम यहाँ पर आंसर भी नहीं दे पा रहे हो। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्यारी सी स्माइल करता है। इसे देखकर तो अपना एमसी भी बहुत ही ज्यादा क्यूट सी स्माइल करता है एंड कहता है कि हाँ मैं तो काफी ज्यादा डर चुका हूँ। अब हम देखते हैं पार्क को जो कि काफी हंसता है, अपने एमसी को जो कि बहुत ही ज्यादा हंसता है। हम देखते हैं ये दोनों ही पागलों की तरह हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो पार्क होता है वो अपने एमसी से कहता है कि मैं आज तुझे सबक सिखाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एमसी को एक डंडा मारने की कोशिश करता है,
लेकिन अपना हमसे अपने हाथों में ची को कवर करता है एंड हम देखते हैं उसके डंडे को वहीं पर रोक लेता है। और इस चीज से तो हम देखते हैं जो पार्क होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो अपने हमसे की ऐसी खतरनाक पावर को फील करके काफी हैरान हो रहा होता है। वो जब सामने की तरफ देखता है तो उसे अपने हमसे की बजाय एक काफी ज्यादा खतरनाक एंटिटी दिखाई दे रही होती है। ये एंटिटी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि यहाँ पर जो पार्क होते हैं उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मूव करने लगते हैं, वो रिएक्ट करने लगते हैं। एंड जो पार्क होता है वो भी मन में सोच रहा होता है कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे खुद की बॉडी को रिएक्ट करने दिया। अब हम देखते हैं जो पार्क होता है वो ऐसी पोजीशन में होता है जहां पर वो अपने एमसी को किक मार रहा होता है। और ये यहाँ पर उसकी नेचुरल रिएक्टिंग स्पीड होती है, वो अब खुद को रोक भी नहीं पा रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि क्या मेरे हाथों से आज एक नॉर्मल स्टूडेंट को मतलब खत्म होना पड़ेगा, मैं आखिर खुद को कैसे रोकूं। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि उसकी किक को बहुत ही ज्यादा इजिली रोक लेता है। एंड यहाँ पर अब अपने एमसी को भी हम देखते हैं जो कि काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वेल तुम सच में एक यहाँ पर मुरिम के मार्शल आर्टिस्ट हो, यानी इस दुनिया में मैं अकेला नहीं हूँ जो कि मार्शल आर्ट्स को जानता हूँ, तुम भी हो जो मार्शल आर्ट्स को जानते हो, तुम भी मेरी तरह हो। तो फिर हम देखते हैं अपने हमसे की पावर को महसूस करके जो पार्क होता है वो पीछे की तरफ हट जाता है। अब यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है, उसका हाथ पूरी तरीके से ट्रेम्बल कर रहा होता है। एंड इधर अपना हमसे अब खुद की बॉडी को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये बॉडी कितनी ज्यादा कच्ची है यार, अगर मेरी असली बॉडी होती तो मैं इसको कब का एक रपेटा मार देता। एंड इतना कहते हुए अपना हमसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर पार्क मन में सोच रहा होता है कि अभी अभी क्या हुआ था और क्या ये बंदा भी यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट है। वेल यहाँ पर ये बात ही मेरे को अकेले शौक नहीं कर रही है, ये बंदा यहाँ पर ऑलमोस्ट अपनी मार्शल आर्ट को यूज ही कर चुका था। क्या इसे शैडो असैसिन का बिल्कुल भी डर नहीं है? अब ये शैडो असैसिन कौन है मैं आगे चलकर तुम लोगों को विस्तार में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो पार्क होता है वो अपने एमसी के बारे में सोचता है कि ग्योजिन, जो कि यहाँ पर अपने एमसी की इस बॉडी का नाम है, लेकिन मैं इसको ग्यूचियन ही बोलने वाला हूँ। तो पार्क कहता है कि जो गुचियो ना वो हमेशा से एक शांत लड़का हुआ करता था, क्या ये हमेशा से एक एक्टिंग कर रहा था अपनी पावर्स को छुपाने के लिए? अब यहाँ पर वो अपने एमसी को देखता है जहाँ पर अपना एमसी कह रहा होता है कि तुम नीले बिले कहीं के कहाँ पर छुपे हो, आखिर तुम मेरी बॉडी मुझे वापस से क्यों नहीं देते? पार्क मन में सोच रहा होता है सही से ये बीमार भी है। अब वो मन में ये सोच रहा होता है कि आखिर करे तो करे क्या। वहीं हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि उसे कह रहा होता है कि हे तू आखिर मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहा है? यहाँ पर पार्क कहता है कि तुम्हें अपने बड़ों से बात करने की कोई भी तमीज नहीं है क्या? अपना एमसी कहता है कि कौन बड़ा और तुझसे, आखिर तुझसे मैं क्यों तमीज से बात करूं? अब हम देखते हैं पार्क को जिसको ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कह रहा होता है कि मैं तेरे को मार डालूंगा। एंड वो मन में सोच रहा होता है कि एक मिनट, मुझे अपने आप को शांत रखना चाहिए, आखिर मैं इस बच्चे की मतलब बराबर कैसे हो सकता हूँ। फिर वो मन में सोचता है कि वेल मुझे एक चीज को कंफर्म करना है एंड वो अपने एमसी से कहता है कि हे गुचियन। अपना एमसी कहता है कि क्या हुआ? पर कह रहा हूँ हमसे से कहता है कि वेल तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो और इस फैक्ट से सच बताऊं तो एज ए टीचर मैं भी बहुत ही ज्यादा शौक हूँ, लेकिन तुम अपनी मार्शल आर्ट को बहुत ही ज्यादा रेकलेसली यूज कर रहे हो, इससे तुम्हें यहाँ पर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अपना एमसी कहता है कि क्या खतरा? खतरे का सामना तो अब तुम कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इन बातों को सुन के पार्क कहता है कि एक मिनट, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, आखिर तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? एंड हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि भले ही तुम टीचर ही क्यों ना हो, अगर तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है तो तुम्हें यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट का यूज करना चाहिए, ना कि अपने वर्ड्स का। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना पार्क को जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है, वो अपनी स्टिक को सामने करता है एंड हम देखते हैं उसकी बॉडी से काफी एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही होती है। अपना एमसी कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इसी तरीके से तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं अपना एमसी जो होता है ना वो भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। वहीं पर खुद को वापिस से शांत करने की कोशिश करता है और कह रहा होता है कि वेल इस दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा टीचर होगा जो कि अपने स्टूडेंट के ऊपर खतरनाक पावर को यूज करेगा। फिर वो कहता है कि मैं इसलिए तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम यहाँ पर है ना मेरे से इस तरीके से बात मत करो एंड यहाँ पर जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उसका सही सही आंसर करो। अपना एमसी कहता है कि अगर मैं नहीं करूँ तो तू क्या कर लेगा? इन बातों से हम देखते हैं पार्क का जो ओरा होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर जो पार्क अब हम देखते हैं जो पार्क होता है वो अपना ऑरा वापस से बिल्ड करने लगता है एंड कह रहा होता है तुमने एक ऐसी लाइन को क्रॉस कर दिया जो कि तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी। अब से मैं पार्क जोंगनम अपने यहाँ पर पूरे मन तन से तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि आखिर डिसिप्लिन क्या होता है। एंड हम देखते हैं वो अपने एमसी की तरफ बढ़ता है एंड यहाँ पर इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। वो काफी ज्यादा स्पीड से अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है एंड अपना एमसी भी काफी यहाँ पर अच्छी तरीके से उसके अटैक को नोटिस कर रहा होता है, वो उसके अटैक को ब्लो करता है। वहीं हम देखते हैं पार्क को जो कि दूसरा अटैक करता है अपने एमसी के ऊपर एंड हम देखते हैं इस अटैक को यहाँ पर अपना एमसी पीछे की तरफ हटकर डोज कर लेता है, लेकिन अब वो और भी ज्यादा पीछे नहीं हट सकता है क्योंकि अब उसके पीछे की तरफ वॉल है। अब हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि ये सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर पार्क होता है वो अपने एमसी की तरफ बढ़ चुका होता है। तभी अपने एमसी की यहाँ पर जो नजर होती है वो पास ही में पड़ी साफ सफाई वाली एक स्टिक के ऊपर जाती है। अपना एमसी उसे किक मारता है एंड हम देखते हैं वो स्टिक उड़ते हुए पार्क की तरफ जाने लगती है।
पार्क उसकी तरफ देखता है एंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी चीज का फायदा उठाकर हम देखते हैं अपने अम्सी को, जो कि सामने की तरफ से अटैक करता है और कहता है कि तुम किधर की तरफ देख रहे हो। एंड हम देखते हैं पार्क को, जो कि उस अटैक को जैसे तैसे करके रोक लेता है। वो मन में सोचता है कि ऐसी फालतू की ट्रिक्स यूज कर रहे हो तुम। फिर वो मन में सोचता है कि एक मिनट, फाइट के बीच में ऐसी ट्रिक्स को यूज करना, इसका मतलब ये है कि इस बंदे के पास में काफी खतरनाक लेवल की स्किल्स है। और इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल की स्किल्स, और यहाँ पर इतने खतरनाक और इंटेंस बैटल में इतना ज्यादा काम रहकर सोच पाना, मुझे लगता है कि ये चीज कोई ऐसी नहीं है जो कि कोई रूकी यहाँ पर कर सकता है। इस बंदे ने यहाँ पर बचपन से काफी ज्यादा मेहनत की होगी, अपना खून पसीना एक किया होगा ऐसी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए। अब जो पार्क होता है वो यहाँ पर इंप्रेस हो जाता है अपने अमसी और उसकी मतलब जो भी स्किल्स वगैरह होती है उनसे। फिर वो यहाँ पर एक ही जगह पर रुक जाता है। अपना अमसी कहता है कि भाई तेरे साथ में क्या गलत है, तो कब से यहाँ पर बड़बड़ाई जा रहा है। अब हम देखते हैं पार्क को, जो कि अपने एमसी की तरफ स्ट्रिक करता है एंड कह रहा होता है कि वेल, अब से तुम्हें यहाँ पर नर्वस हो जाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब जिस चीज को मैं यूज करने वाला हूँ वो चीज काफी ज्यादा खतरनाक है। इतना कहते हैं वो जोंग नाम की 36 स्वॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड नाम की एक टेक्निक को यूज करता है। इसका नाम सुनकर अपना एमसी भी काफी हैरान होता है, क्योंकि ये चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होती है। अगली पल हम देखते हैं अपना एमसी यहाँ पर जो स्टिक होता है उसे एक स्वॉर्ड का आकार दे देता है एंड कह रहा होता है कि वेल, यहाँ पर जो कल्ट लीडर है वो हमेशा से ऐसी चीजों को एंजॉय करने के लिए रेडी रहता है। इन बातों को सुन के पार्क को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये कल्ट लीडर किसे बोल रहा है। फिर अपना एमसी हंसते हुए कहता है कि वेल, असली 36 स्वॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड टेक्निक कैसी होती है ये चीज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। इस चीज को सुनकर पार्क भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है एंड वो कह रहा होता है कि आखिर तुम मुझे कितना टाइम सरप्राइज करोगे, आज तुमने बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर लिया मुझे। एंड मैं सच बताऊं तो काफी लंबे समय बाद में मैं वापस से इस फीलिंग को महसूस कर रहा हूँ। एंड हम देखते हैं वहां पर एक पिजन को, जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है एंड फिर वो वहां से उठ जाता है। अब हम देखते हैं अपना एमसी एंड जो पार्क होते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। दोनों की स्पीड काफी ज्यादा कमाल की होती है और दोनों ही एक टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं, 36 स्वॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। एंड हम देखते हैं दोनों ही पागलों की तरह एक दूसरे के साथ में यहाँ पर क्लैश कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में यहाँ पर जो अपना पार्क होता है वो पीछे की तरफ हटने लगता है। वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एंड हम देखते हैं काफी बड़े धमाके के साथ में जो यहाँ पर पार्क होता है वो बहुत ही ज्यादा पीछे चला जाता है। हम वहाँ पर किसी तीसरे बंदे को देखते हैं, जिसे देखकर तो पार्क भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये कोई और नहीं बल्कि शैडो असैसिन ग्रुप का एक मेंबर होता है, और उसे देखकर तो पार्क की बहुत ही ज्यादा फट जाती है। अपना हमसे कह रहा होता है कि अब कौन आ गया वे हमारी फाइट के बीच में। एंड हम देखते हैं जो शैडो असैसिन होता है वो काफी जल्दी कोल्ड आंखों से अपने हमसी की तरफ देख रहा होता है। अब जो पार्क होता है वो यहाँ पर शैडो असैसिन को देखकर कहता है, क्या क्या तुम एक शैडो असैसिन बन चुके हो। वो शैडो असैसिन भी पार्क की तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता। इधर अपना एमसी उससे कह रहा होता है कि बास्टर्ड तू कौन है, यहाँ पर आखिर तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ के रखा है, मेरे हाथ को छोड़। इधर वो मन में ये सोच रहा होता है कि एक मिनट, इस बंदे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत पावरफुल है। फिर अपना एमसी किसी टेक्निक को यूज करता है और अपने हाथ को छुड़ा लेता है। एंड हम देखते हैं जो शैडो असैसिन होता है वो भी खतरे को भांपता है एंड पीछे की तरफ हट जाता है। वो यहाँ पर देखता है कि आखिर कैसे उसने अपने एमसी ने उसके हाथ से खुद के हाथ को छुड़ा लिया। एंड हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि चिल्लाते हुए उसी से कह रहा होता है कि तू है कौन। वहीं शैडो असैसिन कह रहा होता है कि वेल, तुमने यहाँ पर जो मास्टर लाइन्स है उनके रूल्स को डिस्टर्ब किया है, तुमने रेकलेसली यहाँ पर मार्शल आर्ट को यूज किया है और इसकी वजह से तुमने यहाँ पर जो मुरीम की सैनिटी है उसे बिट्रे किया है। जो लोग यहाँ पर मुरीम के लोग को फॉलो नहीं करते हैं उन लोगों को बहुत ही ज्यादा हेविली पनिश किया जाता है। अपना हमसे कह रहा होता है कि तू क्या बोल रहा है और आखिर कौन से सैनिटी की बात कर रहा है, क्या ये दुनिया यहाँ पर पागल हो चुकी है, और आखिर कब जो मार्शल आर्टिस्ट है वो इतने ज्यादा होली हो गए, इतने ज्यादा अच्छे हो गए। इन बातों को सुन के शैडो असैसिन कह रहा होता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर तुम यहाँ पर एक मतलब अपनी जो मार्शल आर्ट है वो एक सिविलियन के ऊपर यूज कर रहे हो और फिर भी इतना ज्यादा सेमलेसली एक्ट कर रहे हो। अपना हमसे कहता है क्या सिविलियन, चल ठीक है मैं मार्शल आर्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन सिविलियन यहाँ पर कौन है, ये इंसान तेरे को सिविलियन लग रहा है, जरा देख इसकी अच्छे से शकल देख इसकी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो बहुत ही ज्यादा फेड हो चुका होता है एंड वो कह रहा होता है कि दूसरी बात ये कि तू ऐसे वीक स्टेप को यहाँ पर मार्शल आर्ट बोल रहा है, मैंने घंटा कुछ यूज नहीं किया है, मैंने तो बस छोटे मोटे बेसिक से मूव्स यूज किए हैं एंड तू इस चीज को यहाँ पर मार्शल आर्ट बोल रहा है। तुम्हारे जो मार्शल आर्ट के स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बेकार है। इन अब शैडो असैसिन अपने हमसे से कहता है कि जो मार्शल आर्ट के स्टैंडर्ड्स है वो तुम्हारे जैसे ठग्स के लिए नहीं है। फिर वो कहता है कि वेल, अब तो तुम्हारे यहाँ पर जो आगे का फ्यूचर है वो LIC डिसाइड करने वाली है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुझे पता है कि शैडो असैसिन्स कौन होते हैं। अपने हमसे कहता है कि मेरे को क्या, कोई भी होते होंगे, लेकिन इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अपने हमसे के ऐसे जवाब को सुनकर तो पार्क की भी हंसी छूट जाती है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो शैडो असैसिन होता है उसने पहली बार कुछ ऐसा अतरंगी जवाब सुना होता है एंड फिर वो खुद ही एक्सप्लेनेशन देने लगता है और कहने लगता है कि जो शैडो असैसिन है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस दुनिया के अंदर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा फालतू में और रेकलेसली यूज किए जाने मतलब मार्शल आर्ट की यूज किए जाने पर रोक लगाती है। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट अपनी जो मार्शल आर्ट है उसे ऐसे पब्लिक एरिया में या फालतू में यूज कर रहा है तो यहाँ पर है ना
उसे रोकने का काम शैडो एसोसिएशन का है और उसे पनिशमेंट करने का काम यहाँ पर अलायंस का है। अब तुमने यहाँ पर रेकलेसली अपनी मार्शल आर्ट को यूज किया है तो मैंने तुम्हें रोका है और अब मैं तुम्हें यहाँ पर अलायंस के पास में ले जाऊंगा। क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो? अब इधर अपना हमसे कह रहा होता है कि यार मैं क्या बोलूं, लाइक मेरा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारी ऐसी बातों को सुनकर। जिस भी दुनिया में चले जाओ तुम्हारे जैसे बास्टर्ड वहां पर होंगी जिनके यहाँ पर अजीब ही रूल होते हैं जस्टिस को लेकर। मैं आज तुम्हारी जस्टिस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो पार्क होता है उन दोनों के बीच में आ जाता है एंड वो कुछ क्लियर करने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज इस लड़के को छोड़ दो, बस एक बार छोड़ दो। अगर तुम यहाँ पर इस चीज के लिए अपनी आंखें फेर लेते हो तो अलायंस को कभी पता नहीं चलेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर मार्शल आर्ट को यूज किया था। तो प्लीज यहाँ पर तुम एक बार के लिए हम लोगों को छोड़ दो। ये जो चीज है यानी ये जो गलती आगे फ्यूचर में कभी नहीं होगी। शैडो एसोसिएशन कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तो यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ ना। पार्क कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये देखना कि शैडो एसोसिएशन के तौर पर तुम यहाँ पर आए हो, मुझे लगता है ये किस्मत का एक इशारा है। प्लीज यहाँ पर तुम इसे एक बार के लिए माफ कर दो। इन बातों को सुन के शैडो एसोसिएशन कहता है कि नहीं, मैं इसके लिए रिफ्यूज करता हूँ। एंड हम देखते हैं पार्क को जो कि अपना फाइनल ट्रम्प कार्ड खेलता है एंड वो कहता है कि वेल ये लड़का मेरा स्टूडेंट है। सारी जगह पर शांति छा जाती है लेकिन अशांत होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपना हमसी। वो कहता है कि साले तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे को यहाँ पर अपना स्टूडेंट बता रहा है, मेरे को सुप्रीम लॉर्ड को। एंड हम देखते हैं शैडो एसोसिएशन को जिसके रिएक्शन बदल चुके होते हैं एंड वो कहता है कि क्या तुमने एक डिसाइपल को ले लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को जो कि कह रहा होता है कि हाँ कब लिया भाई तूने मेरे को डिसाइपल, मैं तेरा स्टूडेंट नहीं हूँ। अब यहाँ पर अपना एमसी सब कुछ बोलने वाला होता है लेकिन हम देखते हैं पार्क को जो कि उसका मुंह बंद करा देता है एंड कह रहा होता है कि वेल ये यहाँ पर है ना अभी नया है, ये मार्शल आर्ट के अंदर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, प्लीज बातों को समझो और एक बार के लिए इसे माफ कर दो। मैं तुम्हें सच में यकीन दिलाता हूँ कि ये चीज कभी आगे नहीं होगी। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो शैडो एसोसिएशन होता है वो बताने लगता है कि वेल देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लड़का अपने यहाँ पर पैर फैलाने या फिर अपने पंख फैलाने की कोशिश कर रहा है। अभी के लिए भले ही चूजा है लेकिन ये जिस स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो अलाइंस है उसे अपने लिए एक खतरा मान सकती है और जिसे भी अलाइंस अपने लिए खतरा मानती है वो उसे पूरी तरीके से क्रश कर देती है। पार्क कहता है कि हाँ मैं समझ गया। एंड हम देखते हैं उन दोनों के बीच में और भी बहुत सारी बातें होती है एंड यहाँ पर जो शैडो एसोसिएशन होता है वो पार्क की वजह से इस बार के लिए अपने हमसे को यहाँ पर माफ करने के लिए मतलब मान जाता है एंड वो वहां से जाने लगता है। एंड जाते हुए वो कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर ये लड़के ने अगर वापिस से यहाँ पर फालतू चीजें करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर इसे अगली बार मतलब माफ नहीं करूंगा। और सुबह भी मैंने एक काफी खतरनाक प्रेजेंस को महसूस किया था और मुझे लगता है कि वो किसी और की नहीं बल्कि इस लड़के की थी। इधर हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि अभी भी पार्क का हाथ खा रहा होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो शैडो एसोसिएशन होता है वो वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं उसके जाने के बाद में जो पार्क होता है वो वहीं पर यहाँ पर मतलब लेट जाता है एंड हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि कह रहा होता है कि वैसे ये जो शैडो एसोसिएशन था ये थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग था। एंड हम देखते हैं अब इन दोनों के बीच में और भी बहुत सारी बातें होने लगती हैं तो अपना एमसी भी थोड़ा बहुत समझता है और कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर मैं यहाँ पर बिना परमिशन के मार्शल आर्ट को यूज नहीं कर सकता हूँ। पार्क कहता है कि भाई कितनी बार पूछेगा। अपना एमसी कहता है कि क्यों, ये तो यहाँ पर मेरी पावर है ना, तो आखिर वो लोग कौन है इसके ऊपर रूल सेटअप करने वाले, मैं इसे जैसे यूज करूँ यहाँ पर कर सकता हूँ। पार्क कह रहा होता है कि देखो यार मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, दुनिया यहाँ पर चेंज हो चुकी है, समय बदल चुका है और हम लोग वो लोग नहीं रहे जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ के ऊपर सर्वाइव किया करते थे। अब हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वेल ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है एंड मुझे नहीं पता कि तुम इतना ज्यादा डम क्यों एक्ट कर रहे हो। पार्क कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर हम देखते हैं वो अपने हमसे से पूछ रहा होता है कि वैसे तुम यहाँ पर अपने टीचर से मतलब अच्छे से बात करना चाहिए मैनर्स के साथ में, ना कि इस तरीके से। लेकिन अपना हमसे उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है एंड वहीं पर लेट जाता है। पार्क इन चीजों को देखता है और कहता है कि चलो ठीक है, मुझे जितना तुम्हें बताना था और समझाना था मैं समझा चुका हूँ। अपना हमसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अब सब कुछ पूरी तरीके से क्लियर है, मैं एक ऐसी दुनिया में आ चुका हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। फिर वो मन में सोचता है कि वैसे ये सोचना कि यहाँ पर भी मार्शल आर्टिस्ट है, मुझे लगता है कि यहाँ पर डेमनिक कल्ट भी एग्जिस्ट करता होगा। फिर वो सोचता है कि एक मिनट मुझे ये बात इस पार्क को पूछनी चाहिए। ये सोचते वो पार्क से कहता है कि क्या डेमनिक कल्ट, लेकिन वो देखता है तो वहां पर पार्क होता ही नहीं, वो वहां से जा रहा होता है। एंड हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। हम देखते हैं पार्क को जो कि कह रहा होता है कि मेरी अगली क्लास का टाइम हो चुका है इसलिए मैं वहां पर जा रहा हूँ। अपने हमसे कहते हैं कि इस पर अपने हमसे कह रहा होता है कि तुम क्या ही करोगे क्लास के अंदर जाकर, क्यों ना तुम मेरे पास में ही मतलब थोड़े समय के लिए बैठो, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। लेकिन पार्क कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो यहाँ पर पूरी छुट्टी के बाद में पूछना, क्योंकि भले ही यहाँ पर क्लास तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो पार्क होता है वहां से चला जाता है। वहीं पर जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि अरे यार मुझे यहाँ पर जिन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे वो तो मिले ही नहीं। अंदर आने के बाद में हम पार्क को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है
कि वह आज का दिन तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार था। वहीं हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जिसके सामने सिस्टम विंडो ओपन हो चुकी होती है और उसे एक स्पेशल मिशन मिला होता है। इसी से तो अपना एमसी भी काफी हैरान होता है। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर गुचियों के क्लासरूम का सीन, जहाँ पर जो गुचियों होता है वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा होता है एंड वो सिस्टम विंडो की तरफ देखता है जहाँ पर जो स्पेशल मिशन होता है अभी वो 30% ही कंप्लीट हुआ होता है। तभी हम पार्क की आवाज को सुनते हैं जो कि कहता है कि इस लड़के के चेहरे के साथ में क्या गलत है। हम देखते हैं गुचियन बहुत ही ज्यादा अजीब सी सिचुएशन में सो रहा होता है एंड जो पार्क होता है वो उसे यहाँ पर जगाने की कोशिश करता है। गुचियन यहाँ पर जगता है एंड उसके मुंह से अभी भी सलाइवा नीचे की तरफ गिर रहा होता है। पार्क इस चीज को देखकर मन में सोच रहा होता है कि ये लड़का वही है जो कि थोड़े समय पहले मुझसे फाइट कर रहा था और एक शेडो असिस्टेंट के द्वारा इसे ले जाया जा रहा था। लेकिन इस लड़की के चेहरे पर तो मुझे कोई भी टेंशन या फिर कोई भी डर का भाव नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वो अपने एमसी से पूछताछ करता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो, तुमने अपनी जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है वो कब से और किस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट की। तो यहाँ पर जो अपना एमसी होता है मन में सोच रहा होता है कि मैं इसे यहाँ पर अपनी सारी सच्चाई नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मुझे कैसे भी करके कोई तो बहाना बनाना होगा और इनके इन सारे सवालों से बचना होगा। अब इन सारी बातों को सोचकर जो यहाँ पर अपना एमसी होता है वो यहाँ पर इन सारे सवालों से बचने के लिए एक मास्टर प्लान को सोच रहा होता है। वहीं जो पार्क होता है उसे कह रहा होता है कि हे क्या तुम मेरी बातों को यहाँ पर सुन भी रहे हो। लेकिन अगली पल हम देखते हैं अपना एमसी नीचे की तरफ गिर जाता है और अपने सिर को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा जो सर है वो बहुत ही ज्यादा जोर से दुख रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर कहीं पर भिड़ गया है जिसकी वजह से मेरी जो पीछे की मेमोरीज है वो मैं पूरी तरीके से भूल चुका हूँ। अब इन बातों को सुन के पार्क को कुछ भी समझ में नहीं आता। अपना एमसी यहाँ पर अपनी आंखों से उसे देखने की कोशिश करता है और सोचता है कि क्या उसकी ये जो टेक्निक है वो वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। फिर वो खड़ा हो जाता है एंड मन में सोचता है कि इस बंदे को देखकर मेरे को नहीं लग रहा है कि जो मेरी ट्रिक है यहाँ पर काम किया है। लेकिन तब अगली बार हम पार्क को देखते हैं जो कि कहता है क्या सच में तुम्हारा सर बिड़ चुका है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारी पुरानी मेमोरीज है वो याद नहीं है। इस बात को सुन के अपना एमसी काफी हैरान होता है एंड सोचता है कि क्या मेरी जो ट्रिक है वो यहाँ पर वर्क कर गई। पार्क कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे मेरे जो सवालों के जवाब वो यहाँ पर मिल चुके हैं एंड सही से मुझे यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि तुमने किस तरीके से ट्रेनिंग की या फिर नहीं की। लेकिन तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे स्ट्रगल के बारे में जानूं और समझूं कि आगे तुमने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है और आगे मैं तुम्हारी इस स्ट्रगल के अंदर मदद कर पाऊं। तो यहाँ पर अपना हमसे में सोच रहा होता है कि ये इंसान बेवकूफ है। फिर वो मन में सोचता है कि जो भी हो मुझे लगता है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इससे पा सकता हूँ। ये सोचते हुए अपना हमसे उसे कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर डमनी कल्ट के बारे में जानते हो। इन बातों को सुन के यहाँ पर जो पार्क होता है वो काफी हैरान होता है और काफी सीरियस फेस के साथ में कहता है कि आखिर तुम इतना अचानक से डमनी कल्ट के बारे में क्यों पूछ रहे हो। अपना हमसे में सोचता है कि डैम क्या मैंने कुछ ज्यादा पूछ लिया। फिर जो पार्क होता है वो कहता है कि सच बताऊं तो मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ सही से वो एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं करती। अब अपने हमसी जैसी ये वाली बात को सुनता है वो अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। पार्क कह रहा होता है कि वेल सही से जो डेमनी कल्ट है उसे बहुत ही लंबे समय पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन आखिर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो अपना हमसे कहता है कि बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर पूछ रहा हूँ। अगली पल हम देखते हैं वो पागल सी लड़की आ जाती है जो कि अपने हमसे का नाम ले रही होती है एंड वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। अपना हमसे उसे देखकर सोचता है कि आखिर ये लड़की कौन है और उसे याद आ जाता है कि ये तो सुबह नर्स ऑफिस वाली ही लड़की है। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो पार्क को ग्रीट करती है एंड खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। पार्क भी उसे पहचान जाता है, उन दोनों के बीच में बातें होती हैं एंड पार्क उससे पूछता है क्या तुम योचिन को यहाँ पर अपने घर ले जाने के लिए आई हो। इस बात को सुन के वो लड़की कहती है कि हाँ ऐसा ही है। फिर पार्क अपने हमसे को इशारा करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन अपने हमसे कहता है कि कहाँ पर जाना चाहिए। पार्क कहता है कि वो तो तुम जानो एंड हम देखते हैं वो अपने हमसे को टाटा बाय बाय कर देता है। इधर अपने हमसे का दिमाग खराब हो रहा होता है एंड वो सोचता है कि आखिर ये लड़की मेरे को कहाँ पर ले जा रही है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी अभी भी उस लड़की के साथ में चल रहा होता है। इधर अपना एमसी ये बात को सोच रहा होता है क्या डेमनी कल्ट सच में खत्म हो चुका है। हाँ मुझे लगता भी है अगर डेमनी कल्ट अभी भी एग्जिस्टेंस में होता तो ये दुनिया इतनी भी ज्यादा पीसफुल नहीं रहती। फिर अपने एमसी की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ती है और अपने एमसी से पूछता है कि वेल हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। वो लड़की कहती है कि वेल हम लोग यहाँ पर अपने घर पर जा रहे हैं, क्या तुम भूल चुके हो। इन बातों को सुन के अपना एमसी काफी हैरान होता है और पूछता है कि हमारे घर का क्या मतलब है, क्या हम लोग साथ में रहते हैं। इस पर वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि आज तुम बहुत ही ज्यादा थक चुके हो जबकि तुम्हें ये भी नहीं पता कि हम पिछले 3 सालों से साथ रह रहे हैं। अब इस बात को सुन के अपना हमसे कहता है क्या सच में हम इतने लंबे समय से साथ में रह रहे हैं। वो लड़की कह रही होती है कि चलो ठीक है मुझे लगता है कि तुम्हें घर पे जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। वैसे भी जो डैड है वो कह रहे थे कि वो आज बहुत ही ज्यादा डिलीशियस खाना बनाने वाले हैं तो हमें जल्दी करना चाहिए और घर पर पहुंचना चाहिए। अब डिलीशियस खाने का नाम सुनते ही अपना हमसे काफी हैरान होता है और वो मन में सोचता है कि इस दुनिया के अंदर आने के बाद में मैंने कोई अच्छा सा खाना नहीं खाया है, चलो अगर मैं अच्छा सा खाना खाता हूँ तो मेरा जो दिमाग है वो अच्छे से वर्क करेगा। ये सोचते अपने हमसे काफी खुश होता है एंड उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगता है। लेकिन तभी अपने हमसे को कुछ अजीब सी चीज महसूस होती है एंड वो एक जगह पर रुक जाता है। वो लड़की अपने हमसे को देखती है और कहती है कि क्या गलत है, लेकिन अपना हमसे उसका हाथ पकड़ता है एंड वहां से भागने लगता है।
वो लड़की इससे काफी हैरान होती है और अपने एमसी से कहती है, क्या तुम भूखे हो, इसी कारण से तुम इतना ज्यादा तेज भाग रहे हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी। और आखिर तुम कौन से रास्ते पर जा रहे हो? हमारा जो घर है वो इस डायरेक्शन में नहीं है। लेकिन अपना एमसी उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो उसे पकड़ता है एंड भागना स्टार्ट रखता है। एंड वो उनमें सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। हम बहुत सारे असिस्टेंट को देखते हैं जो कि अपने एमसी का पीछा कर रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि एक जगह पर आकर रुक जाता है। उसके आगे दीवार होती है, यानी वो एक डेड एंड पर आ चुका होता है। यहाँ से अपना एमसी आगे नहीं भाग सकता है, इसलिए वो एक ही जगह पर रुक जाता है। वो लड़की अपने एमसी से पूछती है, ग्योचिन आखिर तुम्हारे साथ में क्या गलत है? अब ये सभी एसिस्टेंट एक दूसरे के साथ में बातें करने लगते हैं। एक बंदा कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि ये वही बंदा है? दूसरा बंदा कहता है कि हम पूरी तरीके से श्योर हो। तीसरा बंदा उसका सपोर्ट करता है और कह रहा होता है कि वेल, इसे पता है कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये पक्का से वही बंदा है जिसका पीछा करने के लिए और उसे खत्म करने के लिए हमें कहा गया है। अब जो सेकंड गाय होता है वो कह रहा होता है कि वेल, जो भी हो, ये बंदा बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। ये यहाँ पर एक ऐसी जगह पर आ चुका है जहाँ पर पूरी तरीके से डेड एंड है। इसका मतलब अब ये हमारे हाथों से मरने वाला है। वहीं एक बंदा कह रहा होता है कि वेल, ये बंदे के पास में लक की बहुत ही ज्यादा कमी थी, इसी वजह से ये ऐसी सिचुएशन में फंस गया। लेकिन जैसे वो नीचे की तरफ देखता है वो काफी हैरान होता है एंड सोचता है कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। यहाँ पर जो लड़की होती है वो बेहोश होती है, लेकिन अपना एमसी वहां पर नहीं होता। फिर वो सभी लोग अपने एमसी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो उनमें से एक बंदे के पीछे आ जाता है और कहता है कि वेल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसे लोगों से बचकर मुझे भागने की जरूरत है? इतना कहते हुए अपना एमसी उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जो बाकी के 3 लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कहता है कि वेल, तुम सभी लोग मेरे हाथों से मरोगे। कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर अपने एमसी के अटैक से वो पहला बंदा बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बेहोश होता है। वहीं जो सेकंड गाय होता है वो अपने एमसी को देख रहा होता है, जो कि उसी के पीछे यहाँ पर वाइफ के सारे लटका हुआ होता है। अब जो सेकंड गाय होता है वो अपने एमसी को अटैक कर देता है, लेकिन अपना एमसी अपनी जगह से डिसअपीयर हो जाता है। इस चीज को देखकर वो काफी हैरान होता है। एंड हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि उसके पीछे आ जाता है। अपने पीछे अपने एमसी को वो भी महसूस कर लेता है। अपना एमसी उसके ऊपर अपने फिस्ट से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा भी अपने स्वॉर्ड से अपने एमसी के अटैक को ब्लो कर लेता है। एंड हम देखते हैं अपने एमसी का जो ब्लो होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। अब वहां पर जो लड़की होती है वो अपने एमसी के ऐसी पावर को देखकर काफी हैरान होती है। जो सेकंड गाय होता है वो पीछे तो हट चुका होता है, लेकिन वो अपने एमसी की पावर को देखकर उससे कह रहा होता है कि आखिर इस लड़की के साथ में क्या गलत है। वहीं अपना एमसी उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरा पीछा करने की हिम्मत की, तो क्या तुमने खुद को यहाँ पर इन सारी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया था? इतना कहते हुए अपना एमसी काफी क्रेजी तरीके से हंसने लगता है। अब यहाँ पर जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इस बात को सुनकर सेकंड गाय कह रहा होता है, क्या तुम यहाँ से भागने की कह रहे हो हमें? एंड उस लड़की को पूरी दुनिया भर का ज्ञान देने लगता है। वो लड़की कहती है, ठीक है मैं समझ गई, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि मेरी जो इंस्टिंक्ट है वो मुझे ऐसा महसूस करा रही है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डेंजरस है। तभी वो सेकंड गाय उसे यहाँ पर अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और कहता है कि इस जैसे लड़के से तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं जो थर्ड गाय होता है वो कह रहा होता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम लोग यहाँ पर टीममेट्स हो और तुम्हें एक दूसरे के साथ में बहस नहीं करनी चाहिए? वो लड़की उससे पूछते है, क्या तुम सही हो? वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैं सही हूँ, लेकिन मैंने अपने गार्ड्स को थोड़ा सा डाउन कर दिया था और इसलिए इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। एंड हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने एमसी की तरफ बढ़ने लगता है और कह रहा होता है कि सभी लोग अपने वेपन्स को निकाल लो और यहाँ पर जो फाइटिंग मोड है उसके अंदर आ जाओ। एंड हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उसकी बातों को सुन के। वो बंदा कह रहा होता है कि वेल, मैंने अपने गार्ड को एक बार डाउन किया है, अगली बार मैं इसे नहीं करूंगा। इस बंदे को हम एक ही साथ मिलकर खत्म कर देते हैं। अपना एमसी दिनों में अपना एमसी उन सभी लोगों की बातों को सुनता है और अपने सिर पर हाथ रख लेता है और कहता है कि मेरे पुराने दिनों में अगर तुमने ऐसे एक्सक्यूजेस बनाए होते हैं जैसे कि मैंने अपने गार्ड्स को डाउन कर दिया है, तुम अब तक यहाँ पर मारे जा चुके होते हैं। क्या तुम्हें इस बात की समझ है? अपने एमसी की बातें इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ इन बातों से चिल्स आने लगते हैं। एंड अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल, ऐसी एडवाइस तो मेरे लीडर ने भी मेरे को कभी नहीं दी जो कि तुम यहाँ पर मुझे दे रहे हो। फिर वो अपने एमसी से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो और तुम आज इसी जगह पर यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस मुंह की वजह से नहीं है। वैसे सच बताऊं तो मुझे भी ये वजह जाननी है कि आखिर इन लोगों ने अपने एमसी के ऊपर अटैक क्यों किया। लेकिन जो भी हो, अभी के लिए जो वजह है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन कहानी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें ये पता चल ही जाएगा कि आखिर इन लोगों ने हमारे एमसी के ऊपर अटैक क्यों किया। अब ये जो बंदा होता है वो अपनी सोड को बाहर निकालता है और कह रहा होता है कि सो फिर जो कहानी होती है वो हमें यूसियन के पर्सपेक्टिव से बताई जाती है। यूसियन बताती है कि वेल, वो जिस एकेडमी के अंदर पढ़ती है वो दिखने में एक रेगुलर स्कूल है। वैसे यूसियन कोई और नहीं बल्कि अपने एमसी के सामने खड़ी हुई लड़की है जो कि अपने एमसी को देखकर डर खा रही है। यानी उन असिस्टेंट में से जो लड़की है वही यूसियन है। अब यूसियन बताती है कि जिस एकेडमी के अंदर वो पढ़ती है ना वो दिखने में नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े प्रेस्टिजियस क्लान्स के जो नेक्स्ट जनरेशन के यंग मास्टर हैं वो वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। ये
जो इंस्टीट्यूशन है वो सच में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक नेमलेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन स्कॉलरशिप की वजह से मुझे भी यहाँ पर एंट्री मिल गई है। एंड वो बताती है कि वेल ये जो स्कूल है वो बाकी स्कूल से ज़्यादा तो डिफरेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर स्ट्रेंथ का असली मीनिंग समझ में आएगा। पास्ट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल और तुम्हारी बड़ी बड़ी सेनाओं से यहाँ पर नापी जाती थी, लेकिन प्रेजेंट के अंदर देखा जाए तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बस इसी चीज़ से यहाँ पर नापी जाती है कि तुम अपने आसपास वाले लोगों पर कितने ज़्यादा दौब जमा सकते हो। यहाँ पर जो यूसीओ है वो बताती है कि एकेडमी के पहले ही दिन उसे उसकी जगह का यहाँ पर है ना अंदाज़ा हो गया था कि बिना पावर के उसकी जगह उस एकेडमी के अंदर क्या है। यानी एक तरीके से यूसीओ को बहुत ही ज़्यादा बुली किया जा रहा था, क्योंकि वो एक उन लोगों के लिए आउटसाइडर थी जो कि किसी भी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। यूसीओ के पीठ के पीछे बहुत ही ज़्यादा बेकार बेकार सी बातें होने लगी, लेकिन फिर भी यूसीओ शांत रही। उसने इन सारे लोगों के मूड्स को देखा, उन्हें सहा और यहाँ पर एक इस तरीके से जिया जैसे कि वो कभी यहाँ पर है ना इन लोगों के लिए विजिबल ही नहीं है, यानी वो इन लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी बहुत ही ज़्यादा अंधेरी की जिंदगी उसने अपनी एकेडमी के अंदर काटी। एंड जब वो यहाँ पर पूरी तरीके से ग्रेजुएट हो गई तो भी उसके लिए कोई ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ नहीं थी। लेकिन तभी हम देखते हैं यूसियोन से कोई इंसान मिलता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम यहाँ पर यूसियोन है। यूसियन बताती है कि वेल मैं उस दिन टीम 7 के लीडर से पहली बार मिली थी। एंड वो बताती है कि जो टीम 7 है वो डार्क डिवीजन एम्बो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती है। तो अब मैं तुम्हें फाइनली बता देता हूँ डार्क डिवीजन क्या है। मुझे लगता है जो शेडो असेसिन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अपोजिट ही डार्क डिवीजन है। शेडो असेसिन ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे अच्छे काम करती है, वहीं जो डार्क डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे काम करती है। यानी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन है। तुम ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पर हेवनली डेमनिक कल्ट अपनी डार्क ऑर्गेनाइजेशन है, डार्क डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो यहाँ पर अपनी जस्टिस कल्ट है वो कोई और नहीं बल्कि शेडो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो डार्क डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी बहुत सारे यहाँ पर है ना रैंक्स हैं। जो नीचे की रैंक पर आती है वो टीम 7 है, और जिस टीम के अंदर यूसियोन को यहाँ पर भागीदारी यानी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था वो कोई और नहीं बल्कि टीम 7 ही थी, यानी डार्क डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज्यादा वीकेस्ट टीम। फिर भी यहाँ पर जो यूसियोन है उसने इस डिवीजन को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा पैसा मिल रहा था। हालांकि वो हमें ये बताना चाहती थी कि उसका जो ये सारा करने का कारण है वो कुछ और नहीं बल्कि अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा एल्डेस्ट डॉटर होना है, ताकि वो अपनी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए। लेकिन हम में से सभी लोगों को पता है और यूसिन भी इस बात को नहीं छुपाना चाहती। वो कहती है कि पैसा ही सब कुछ है और पैसों के लिए मैंने इस डिवीजन को यहाँ पर ज्वाइन किया है, क्योंकि मेरी लाइफ हमेशा से बहुत ही ज्यादा अंधेरी रही है। मेरी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा मतलब डार्कनेस रही है, बहुत ही ज्यादा डर्टी रही है मेरी लाइफ। तो यहाँ पर डार्क डिवीजन के लिए डर्टी काम करना भी मेरे को यहाँ पर कोई ज्यादा हेजिटेटिंग वाला काम नहीं लगा, इसलिए मैंने डार्क डिवीजन को बिना किसी हेजिटेशन के ज्वाइन कर लिया और उनके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब डार्क वर्क और डर्टी वर्क करने लगी। लेकिन ये सब करने का मेरा एक और रीज़न था पैसों के अलावा, वो यहाँ पर मेरे छोटे सिबलिंग्स हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो बड़े होकर मेरी जैसी लाइफ को जिए। मैं उन्हें वो हर एक खुशी देना चाहती हूँ जिससे कि उनकी लाइफ हमेशा यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहे और खुशहाल रहे। तो यहाँ पर जो अपनी यूसियोन है वो ऐसी बातें कर रही होती हैं एंड प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं अपना एमसी उसके सामने उसके सभी साथियों को बहुत ही ज़्यादा कुत्ते की मौत मार रहा होता है, लेकिन अभी तक अपने एमसी ने किसी को मारा नहीं होता है। अपने एमसी की पागलों जैसी हंसी को देखकर यूसियोन सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिर उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो असल में है क्या। अब जो यहाँ पर अपना एमसी होता है वो यूसियोन को देखता है और उसको बुलाता है। यूसियोन कहती है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। अपना एमसी कहता है कि हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। दूसरों के भांति मुझे लगता है कि तुम पागल नहीं हो, तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग और ये समझ है कि तुम्हें कब पीछे हटना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ। लेकिन स्पेशल ऑफर के 2 ऑप्शन है, तो तुम बताओ तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगी। देखो पहला ऑप्शन तो ये कि तुम यहाँ से भाग जाओ, पीछे मुड़कर भी ना देखो और तुम्हारे जितने भी साथी है ना मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा। अब इस बात को सुनकर तो यूसन काफी हैरान होती है। एंड दूसरा ऑप्शन अपना एमसी बताता है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मुझे यहाँ पर मार दो और अपने जितने भी साथी है ना उन सभी लोगों की जान बचा लो। यूसियन मन में सोच रही होती है कि आखिर इन दोनों में से कोई भी चीज़ कैसे हो सकती है, क्योंकि वो यहाँ पर इन सभी लोगों को पीछे छोड़कर नहीं जा सकती है। अगर उसने ऐसा किया ना तो यहाँ पर जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं डार्क डिवीजन के, वो उसकी फैमिली को ढूंढकर उसे मार डालेंगे और यूसियन को भी बाद में मार ही डालेंगे, क्योंकि एक तरीके से फाइट के अंदर बीच में छोड़कर नहीं भागा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं यूसियन काफी ज्यादा धर्म संकट में बढ़ जाती है कि किया तो किया क्या जाए। इधर अपना एमसी उसके पास में बैठ जाता है और कहता है कि और बताओ क्या हालचाल।
बताओ ना क्या कौन सा ऑप्शन चूज कर रही हो। यूसियन मन में सोच रही होती है कि करूँ तो करूँ क्या। क्या क्या मुझे यहाँ पर है ना मतलब थोड़ा सा टाइम बाई करना चाहिए, इसे अपनी बातों में उलझाना चाहिए ताकि जो बैकअप टीम है वो यहाँ पर आ जाए एंड मैं यहाँ पर है ना सभी लोगों की जान भी बचा लूँ और इस लड़के को मात भी दे दूँ। लेकिन अपना एमसी तो उसका बाप ठहरा, वो कहता है कि अपनी स्कीमें चलाना बंद करो। मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है, तुम मेरी बात को समझ रही हो। यूसियन जैसे ये सुनती है वो सोचती है कि भाई ये तो सच में माइंड प्लेयर है, अब आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। उसे अंदाजा हो जाता है कि अपना एमसी उसकी ऐसी ऊंचाइयों पर बैठा है जिसको वो कभी यहाँ पर छू भी नहीं सकती है। तो अपना एमसी कहता है कि चल ठीक है यार, मैं तेरे साथ में बहुत ही ज्यादा खेल लिया, अब यहाँ पर इसमें कोई मजा नहीं है। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो सामने की तरफ बढ़ता है और कहते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर देता हूँ। यूसन मन में सोच रही होती है कि अभी मैं क्या करूँ। वहीं अपनी एमसी की आंखों के अंदर उसे मौत दिखाई दे रही होती है, धीरे धीरे अपना एमसी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। यूसन उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन अपना एमसी मौत की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। यूसियन मन में सोचती है कि मुझे कुछ सोचना होगा जिससे कि मैं अपनी जान बचा सकूं। एंड हम देखते हैं जो यूसियन होती है वो ऐसे ही मन में बहुत सारी बातें सोच रही होती है। अगले पल हम देखते हैं वो अपने एमसी से कहती है कि मैं थर्ड ऑप्शन को चूज करती हूँ। इस बात को सुनकर अपना एमसी काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पर कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। तो यूसियन कह रही होती है कि नहीं यहाँ पर है। एंड वो कह रही होती है कि वेल मैंने तुम्हें देखा था कि तुम यहाँ पर सबसे पहले अपनी पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर तुमने किसी मेथड का यूज किया एंड अपनी पावर को यूज करने लगे। लेकिन ये जो मेथड है वो परमानेंटली नहीं है, मैं जानती हूँ कि थोड़ी देर बाद में तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा खत्म हो जाएगी और जितना ज्यादा तुम इन पावर को यूज कर रहे हो उतना ज्यादा तुम्हारी बॉडी को इन चीजों से बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। क्या मैं सही हूँ। इस बात को सुनकर अपना हमसे उनमें सोचता है कि यार इसकी जो जजमेंट है वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। फिर यूसन कहती है कि वेल अगर मेरी बैकअप टीम यहाँ पर आ भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि उनको हराने के बाद में तुम भी यहाँ पर जिंदा बच पाओगे। अपना हमसे उनमें सोच रहा होता है कि लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा होशियार है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो यूसन होती है वो कहती है कि हमने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक करके और तुम्हें फॉलो करके यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की है। एक तरीके से इस लड़की ने अपने एमसी के सामने अप्लाइज भी कर लिया है। अपना एमसी इसी बात से काफी हैरान होता है। अगले पल हम देखते हैं यहाँ पर जो यूसन होती है वो अपने एमसी के सामने एक पिल की डब्बी रख देती है, आई नो हाँ बॉक्स रख देती है। अपना एमसी इस चीज को देखने लगता है। यूशियन कह रही होती है कि इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी पिल्स हैं और ये हर महीने हमें दी जाती है ताकि हम अपनी जो इंटरनल एनर्जी उन्हें यहाँ पर बढ़ा सकें। अगर आप इन पिल्स का यूज करते हो तो आपके बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है मुझे लगता है कि आप उसे सही कर सकोगे। अपना एमसी कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। उन पिल्स को हाथ में लेते हुए अपना एमसी यूशियन की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने काफी कुछ बचाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पर जो पिल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बेकार क्वालिटी की हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जो पिल्स है वो मेरे को कोई भी सहारा दे सकती है। मैं कोई पुश ओवर नहीं हूँ जिसे तुम छोटी मोटी चीजें देकर यहाँ पर इधर उधर हिला सकती हो। तब हम देखते हैं यहाँ पर अपनी यूशियन को जो कि कह रही होती है कि तुम एक मास्टर हो, तुम छोटी मोटी इंटरनल एनर्जी जो कि इन पिल को खाने से जनरेट होगी उसे भी यहाँ पर किसी मेथड के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ऐसी कोई चीज जनरेट कर सकते हो या फिर कुछ ऐसा कर सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाएगी। यानी डूबते को तिनके का सहारा, इस तरीके से यहाँ पर यूशियन बात कर रही होती है। अपना एमसी उसकी बात को सुनता है एंड जो यूशियन होती है अब वो भीख मांगने लगती है और कहने लगती है कि मैं सच में यहाँ पर कुछ भी करूंगी, तुम जो भी बोलोगे ना मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वो ला कर रख दूंगी। तुम चाहे कोई भी चीज बोलो मेरे को, कितनी भी चाहे वो प्रीसियस हो, मैं तुम्हें हर एक वो चीज देने के लिए तैयार हूँ जो कि मेरी सीमा के अंदर है। एंड वो उनमें सोच रही होती है कि मैं सीधा का सीधा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेकार की बातें कर रही हूँ क्योंकि सच में मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है जो कि प्रीसियस कहा जा सके। अगर कोई प्रीसियस चीज होगी भी तो मेरी जैसी छोटी इंसान आखिर कैसे ही इस इंसान को दे सकती है, क्योंकि अगर इसे कोई चीज चाहिए होगी तो ये खुद भी ले सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं इंसान को यहाँ पर दे सकती हूँ। अब वो यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि अगर मैं यहाँ से भागती हूँ ना तो मेरे सिबलिंग्स को मार दिया जाएगा एंड ये भी कहा जाएगा कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा बेकार मौत मरी हूँ और मैंने अपने टीममेट को पीछे छोड़ने की कोशिश की। और वैसे भी अगर मैं अभी से इंसान से लड़ती हूँ तो मेरी मौत पक्की है। तो इन दोनों मौत में से मैं जिस मौत को चूज करूंगी वो यहाँ पर एक काफ़ी ग्लोरियस मौत होने वाली है, यानी मैं इस बंदे से लड़कर मरना चाहूंगी। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो यूशन होती है वो खुद को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेती है। वो सामने की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मेरा सामना कर, लेकिन वो काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामना करने के लिए तो उसके सामने कोई होता नहीं है। वो पीछे की तरफ देखती है जहां पर अपना एमसी पिल को दबाई जा रहा होता है एंड इस चीज को देखकर तो यूसन भी काफी हैरान होती है। वो पूछती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। अपना एमसी कहता है कि यार तुमने तो ये पिल मेरे को दिया था और कहा था कि मैं इन्हें खा सकता हूँ, तो क्या तुम इस चीज के बारे में भूल चुकी हो। यूसन कहती है कि हाँ
अपना एमसी कहता है कि हाँ हाँ छोड़ो, ये थर्ड ऑप्शन था और मैंने ठीक है इस थर्ड ऑप्शन को यहाँ पर चूज कर लिया। वैसे तुम सच में काफ़ी जीनियस हो। तुमने जैसे बातें बोली ना, मुझे लगा कि हाँ सच में मेरे पास में कोई मेथड है जिससे मैं अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उससे वापस से चार्ज कर सकता हूँ या फिर जो भी हो मतलब बढ़ा सकता हूँ। और हाँ मेरे पास में एक मेथड है भी। इतना कहते हुए अपना एमसी यहाँ पर अपनी वो जड़ी बूटी निकाल लेता है जो कि उसे रिवॉर्ड से मिली थी सिस्टम के द्वारा। सो अपना एमसी कहता है कि इससे मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को वापस से बूस्ट कर सकता हूँ। एंड ये कहते हुए हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है अब वो खड़ा हो जाता है वहाँ से और जाने लगता है। यूसन मन में सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये जो चीज़ें वो इतने ज़्यादा इजीली खत्म हो जाएगी। अपना एमसी यहाँ पर जो म्योंगजिन होता है उसे अपने कंधों पर उठाता है। तो फाइनली इस लड़की का नाम रिवील हो चुका है। अगले चैप्टर से मैं इस लड़की का नाम पढ़कर आया हूँ। इस लड़की का नाम म्योंगजिन है। अपना एमसी यहाँ पर यूशन से कहता है कि चलो ठीक है टाटा बाय बाय, मैं यहाँ से चल रहा हूँ और तुम्हारी ये पिल्स भी मैं ले रहा हूँ तुमने मुझे दिया है ठीक है। इतना कहते हुए अपना एमसी वहाँ से जाने लगता है। यूशन कहती है कि 1 मिनट रुको, लेकिन अपना एमसी नहीं रुकता। अब यहाँ पर जो यूशन होती है वो कह रही होती है क्या तुम सच में इस तरीके से हमें छोड़कर जाने वाले हो। अपना एमसी कहता है कि हाँ, लेकिन याद रखना अगर अगली बार तुमने मुझे फॉलो करने की कोशिश की ना तो तुम सभी लोग मरोगे। इस बात को तुम समझ गई ना। इन बात को सुनकर हम यूसिन को देखते हैं जो कि काफ़ी हैरान होती है और अगली पल वो अपने एमसी को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करने लगती हैं और कहती है कि आप अपना ध्यान रखना मास्टर। एंड उनमें सोचती है कि थैंकफुली मैं यहाँ पर सर्वाइव कर चुकी हूँ। वही हमारा सीन शूट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी म्योंगजिन को उठाकर गलियों में फिरे जा रहा होता है। लेकिन बेचारे को ये भी नहीं पता होता कि म्योंगजिन का घर कहाँ पर है। सीन थोड़ी देर बाद में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो म्योंगजिन के साथ में घर पे पहुंच चुका होता है। अपना एमसी सोचता है कि अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ पर मैं रहता हूँ। फिर म्योंगजिन कहती है कि वेल आज हम सच में बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं तो हमें चुपके से अंदर जाना चाहिए। अपना एमसी कहता है कि हाँ ठीक है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो म्योंगजिन होती है वो अपने एमसी के शर्ट को देखती है। अब ये जो लड़की है वो सच में पागल ही है। इसे अपने एमसी के शर्ट के ऊपर खून नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो कह रही होती है ये कीचड़ तुमने कहाँ से लगा लिया, जाओ जल्दी से इसे साफ कर लो वरना जो पापा है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, तुम्हें पता है ना, क्योंकि उन्हें गंदी चीज़ें पसंद नहीं है। अपना एमसी कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। एंड हम देखते हैं दोनों छुप कर यहाँ पर है ना अपने घर में घुसने की कोशिश करते हैं। एंड जो म्योंगजिन होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि जाओ सीधा तुम बाथरूम में जाओ एंड वहाँ पर अपने आप को अच्छे से यहाँ पर साफ कर लो। अपना एमसी कहते हैं कि जा रहा हूँ, पीछे से धक्का देना बंद करो। लेकिन तभी हम देखते हैं एंट्री होती है म्योंगजिन के फादर की, जिसे देखकर म्योंगजिन काफ़ी हैरान होती है। वो अपने एमसी को बाथरूम के अंदर धक्का दे देती है। एंड हम देखते हैं जो उसके फादर होते हैं वो अपनी आंखों से यहाँ पर म्योंगजिन को देख रहे होते हैं। हाँ वैसे आंखों से देखते हैं। अब वो अपने म्योंगजिन से कह रहे होते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम काफ़ी जल्दी कराने वाली हो, लेकिन आखिर तुमने इतनी ज़्यादा लेट कहाँ पे लगा दी। अब हम म्योंगजिन को देखते हैं जो कि हड़बड़ाहट में बोलने लगती है कि वेल मैं यहाँ पर स्टडी कर रही थी और उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, इसी की वजह से मैं यहाँ पर आ नहीं पाई। जो म्योंगजिन के फादर होते हैं वो काफ़ी सीरियस लुक के साथ में म्योंगजिन को ही देख रहे होते हैं। म्योंगजिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है इसलिए वो दान निकाल देती है। फिर अगली पल हम देखते हैं यहाँ पर जो म्योंगजिन के फादर होते हैं वो गुस्से में बहुत ही ज़्यादा क्यूट तरीके से आते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी प्यारी सी हार्ड वर्किंग डॉटर के लिए आज यहाँ पर गालबी जिजिम बनाया हूँ। अब ये क्या नाम है मेरे को नहीं पता, लेकिन हम देखते हैं ये दोनों ऐसे ही यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। एंड फिर हम देखते हैं ये लोग गालबी जिजिम खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जो कि म्योंगजिन के फादर ने बनाया है। एंड यहाँ पर जो म्योंगजिन होती है वो बार बार अपने एमसी को बुला रही होती है एंड कह रही होती है अगर तुमने यहाँ पर नहाना धोना कर लिया हो तो जल्दी से आ जाओ खाना खाने के लिए। इधर अपने एमसी का सर फूटे जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये लोग इतना ज़्यादा खुश क्यों हैं और इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हैं। फिर वो मन में सोचता है कि वेल देखा जाए तो ये जगह सच में बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, क्या ये बात हाउस है। फिर अपना एमसी इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है किसी हैंडल के ऊपर। अपना एमसी उसे क्लिक करता है और कहता है ये क्या है। तभी हम देखते हैं फवारा चलने लगता है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता। एंड हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कहता है कि अरे क्या हो रहा है। अगले पल हम देखते हैं जो पानी होता है वो हैंडल को वापस से साइड करने की वजह से शांत हो जाता है। एंड इसी तरीके से अपना एमसी हर एक चीज़ को चेक कर रहा होता है। तभी अपने एमसी की नज़र पड़ती है कांच के ऊपर। कांच को देखकर तो अपना एमसी काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये अब मैं हूँ। एंड हम देखते हैं अपने फेस को देखकर, यानी जिस बॉडी के अंदर है उसके फेस को देखकर सोच रहा होता है कि भाई इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं दिखता हूँ, लेकिन अब मैं वो इंसान नहीं हूँ, यानी मेरी शक्ल वो नहीं है, मेरा शरीर वो नहीं है जो कि पहले हुआ करता था। हमें यहाँ पर अपने एमसी के मिरर के अंदर उसका पास्ट सेल्फ भी दिखाया जा रहा होता है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा बेडास होता है। अपना एमसी कहता है कि अब मैं गूचियो नहीं बल्कि ग्योजिन हूँ, लेकिन हम तो गूचियो नहीं बोलने वाले हैं। फिर हम देखते हैं अपना एमसी को जो कि यहाँ पर नहाने लगता है एंड यहाँ पर अपने कपड़े उतारने लगता है और वो कह रहा होता है कि वेल ये सबसे ज़्यादा सही रहेगा कि मैं पहले नहा लूँ क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर ब्लड लगा हुआ है। अगली पल हम देखते हैं जैसे अपना एमसी अपनी टी शर्ट को उतारता है। भाई वो जैसे कांच में देखता है दुबला पतला इंसान, आई मीन रियली। इधर अपना एमसी उनमें सोच रहा होता है कि भगवान क्या हूँ मैं, इंसान भी हूँ या फिर कंकाल हूँ, आखिर ऐसी बॉडी किसी की कैसे हो सकती है। मुझे यहाँ पर कैसे भी करके इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। फिर हम देखते हैं अपना एमसी अच्छे से नहाता है एकदम बढ़िया तरीके से, बाहर की तरफ निकलता है और कहता है कि सच में मजा ही आ गया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जैसे अपना एमसी अपने रूम में एंटर करता है उसके सामने बैठी होती है म्योंगजिन और अपने एमसी ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहन के रखे होते हैं। अपना एमसी कहता है कि भाई आज तो
नहाने का मजा ही आ गया। लेकिन अगली पल हम देखते हैं एक काफी खतरनाक शांति छा जाती है। अपना एमसी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इधर म्योंगजिन भी बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाती है। उन दोनों की चिल्लाने की आवाज को सुनकर हम देखते हैं म्योंगजिन के फादर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से एंट्री मारते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या तुम लोगों को मेरी हेल्प की जरूरत है, क्या यहाँ पर कोई चोर आ चुका है। एंड हम देखते हैं वो जेसी रूम में आते हैं, उनकी नजर पड़ती है अपने एमसी के ऊपर। एंड हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी खतरनाक और प्यारा संवाद होने लगता है। एंड इसी तरीके से थोड़ी देर बाद में हमें दिखाया जाता है अपने एमसी को, जो कि एक जगह पर बैठकर यहाँ पर मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अगली पल उसका सर फटने लगता है एंड वो सोच रहा होता है कि अरे यार क्यों क्यों मैं यहाँ पर खुद को एम्बेरेस कर लिया। आखिर उस लड़की को क्या पड़ी थी जो कि बिना नॉक किए हुए मेरे रूम में आ गई, मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है। एंड इधर अपना एमसी में सोच रहा होता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। वैसे डेमनिक कल्ट, पार्क ने बताया था कि जो डेमनिक कल्ट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो चुका है। क्या वो सच में खत्म हो चुका है? तभी हम देखते हैं अपने एमसी के सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है। अपना एमसी कहता है कि साले ट्रिकस्टर नीले विले तू वापिस से आ गया एंड तूने जो प्रॉमिस किया ना उसे यहाँ पर तुझे पूरा करना होगा, और अगर तूने पूरा नहीं किया ना तो मैं सच बता रहा हूँ मैं तेरे चीर फाड़ कर दूंगा। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। वही हमारा सीन से उड़ता है और हमें यहाँ पर शेडो असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये बिल्डिंगों के ऊपर से जा रहे होते हैं छलांगे मारते हुए। एक्चुअली में क्या होता है ना, निंजा मूवी या फिर ऐसी मूवीज के अंदर या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसों की बहुत ही ज्यादा कमी होती है। इसकी वजह से बेचारों को गाड़ियां नहीं मिलती, लोगों की बिल्डिंगों के ऊपर से कूद कर जाते हैं। अब यहाँ पर एक पागल सी लड़की होती है छोटी सी, वो कह रही होती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। हमें यहाँ पर जो हमारे कैप्टन डामरो निम है उसने बुलाया है, डामरो निम। इतना कहते हुए लड़की पागलों की तरफ ब्लश कर रही होती है। इधर हम इस बंदे को भी देखते हैं, साइड कटिंग वाले को, मतलब दोनों साइड से कटिंग वाले को। एंड वो कह रहा होता है कि वेल आज तक यहाँ पर इतनी बड़ी मीटिंग बहुत ही ज्यादा कम बार हुई है, और जितनी भी बार हुई है ना मतलब उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम रहा है, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पर जितने भी जो बाकी के शेडो असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उन सभी को बुलाया जा रहा है। इसका मतलब अभी का जो मामला है वो सच में बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है। इधर ये लड़की को कोई नहीं पड़ी होती है कि क्या अर्जेंट और क्या इमरजेंसी है, उसके लिए बस ये जरूरी होता है कि डामरो निम ने उसे बुलाया है। एंड वो कह रही होती है कि डामरो निम को मैं देखने वाली हूँ, ये सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा और इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे, कितना ज्यादा मजा आएगा ना। हम देखते हैं तीसरे बंदे का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो कह रहा होता है कि दोनों चुप हो जाओ सालों, यहाँ पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, यहाँ पर हम कोई खेलने कूदने के लिए नहीं जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं उनके कानों में किसकी आवाज आती है, जो कि कह रहा होता है कि वेल हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी ये लड़की होती है वो कहते हैं कि वाओ इनकी आवाज कितनी ज्यादा क्यूट है। एंड हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं एंड कह रहे होते हैं कि हाँ 1 2 3 एकदम अच्छी तरीके से आवाज आ रही है। सामने से आवाज आती है कि अच्छा इसका मतलब कनेक्शन के अंदर कोई भी खराबी नहीं है। अबे भाई समझ में आ गया सभी लोगों को। एंड फिर वो कह रहा होता है कि वेल देखा जाए तो हम लोग काफी लंबे समय बाद में बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में मैंने तुम सभी लोगों को बुला ही लिया, ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड है। यहाँ पर हम देखते हैं इस लड़की को जो कि कहती है कि वाह ये कितने ज्यादा क्यूट है। यहाँ पर ये वाले बंदे का दिमाग खराब हो जाता है और एक्चुअली में मेरा भी कि भाई शांत हो जा बहन शांत हो जा। एंड हम देखते हैं जो बहन होती है उसको अलग ही पड़ी होती है, वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही होती है। एंड इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों के बीच में बहुत सारी बातें चलती है, लेकिन एक्चुअली में बस एक ही बात होती है कि तुम सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा होना है जहाँ पर मैंने तुम्हें बुलाया है। और यहाँ पर दूसरी बात यह कि किसी ने डेमनिक कल्ट की जो यहाँ पर डेमनिक टेक्निक्स है उनको यूज किया, तो डेमनिक टेक्निक को यूज करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारा एमसी एक ही हो सकता है। एंड उसी ने अभी तक इन टेक्निक्स को यूज किया है, लेकिन हो सकता है कि जो मिरेकल है वो हैपन होते हैं और किसी और ने भी यहाँ पर इन डेमनिक टेक्निक का यूज किया हो। लेकिन जो भी हो हमें इस कहानी के अंदर आगे देखने के लिए मिलेगा कि आखिर ये जो डेमनिक टेक्निक यूज की गई है वो किस यूजर के द्वारा की गई है। इंस्टीट्यूट होता है और हमें डार्क डिवीजन का सीन दिखाया जाता है। तो डार्क डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम नंबर 7 का लीडर अब जा रहा है अपनी रिपोर्ट लेकर। रिपोर्ट किस चीज की? वही एक्सीडेंट यानी इंसिडेंट जहां पर इसकी टीम का सामना अपने एमसी के साथ में हुआ था। अब जो भी हुआ है इसकी रिपोर्ट इसे अपने हायर-अप्स को करनी होगी, तो उन्हीं हायर-अप्स को रिपोर्ट करने के लिए जा रहा है हेडक्वार्टर के अंदर। तो हम देखते हैं कि लड़की मिलती है लिफ्ट के अंदर एंड वो कहती है गुड मॉर्निंग सर जी, एंड ये भी कहता है गुड मॉर्निंग मैम जी। एंड हम देखते हैं इसी तरीके से ये फ्लोर नंबर 15 पर पहुंच जाता है जहां पर हेडक्वार्टर का मेन ऑफिस होता है। अब इस बंदे की फट रही होती है जैसे हमारी फटती है ना प्रिंसिपल ऑफिस जाने से पहले, उसी तरीके से ये अपनी टाई वाई को सही करता है, अपने मैनर्स को देखता है और हम देखते हैं नो करता है और अंदर की तरफ आ जाता है। अंदर आने के बाद में ये ग्रीट करता है उसे एंड ये बंदा कह रहा होता है यानी जो बैठा होता है वो कह रहा होता है कि बताओ क्या बात है। इस पर ये कहता है कि वेल यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड सा इंसिडेंट हो चुका है ऑपरेशन के दौरान। इस बात को सुन के ये बंदा कहता है हाँ ठीक है। और एंड हम देखते हैं बंदे को यानी अपने लीडर को जो कि कह रहा होता है कि वेल माफ कर दो। इस पर वो बंदा कहता है कि आखिर तुम किस चीज़ की माफी मांग रहे हो? तो लीडर कह रहा होता है कि वेल वो
वो यहाँ पर अपने एमसी के बारे में बताने की कोशिश तो करना चाहता है, लेकिन वो बता नहीं पाता क्योंकि अपने एमसी ने सीधा यूशियन को धमकाया था कि अगर मेरे बारे में किसी को पता चल गया ना तो तुम लोगों की खैर नहीं है। तो सही से यूशियन ने इसको मना लिया होगा कि प्लीज कैसे भी करके यहाँ पर अपने एमसी का नाम सामने नहीं आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके पास में पहले तो कुछ नहीं कहने के लिए होता है, लेकिन फिर वो जो रटा रटाया बहाना बनाकर आया है उसी को यहाँ पर छापने लगता है। एंड वो कह रहा होता है कि वेल हमारी जो शैडो असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके किसी बंदे से भिड़ंत हो गई थी और उसने हमारे जो टीम नंबर 7 उसकी ये हालत कर दी। एंड यहाँ पर इसके अंदर हमारे जो बहुत सारे कैडेट्स हैं यानी जो टीम मेंबर्स हैं वो घायल हो चुके हैं। किसी को 11 हफ्ते लगेंगे, किसी को 8 हफ्ते लगेंगे, किसी को 10 हफ्ते लगेंगे और एक बंदे का तो जो हाथ है ना वो भी पूरी तरीके से कट हो चुका है। एंड वो और भी बहुत सारी बातें बताता है कि वहाँ पर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। एक्चुअल चीज़ नहीं बताता कि यहाँ पर किसने किया, लेकिन जो होता है मतलब जितनी भी हानि हुई होती है ना वो सारी यहाँ पर इस बंदे को चेप देता है। इस बात को सुन के ये बंदा कहता है कि चलो ठीक है मैं समझ गया। अब यहाँ पर ये जो टीम 7 का लीडर होता है वो इस बात से काफ़ी हैरान होता है। तो यहाँ पर अभी जो चश्मिश होता है वो अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहता है कि भाई तेरी बात को सुन तो लिया मैंने, हाँ ठीक है मैं समझ गया। अब आखिर तू यहाँ पर क्या खड़ा है, वैसे तुम्हारी आज जो हालत है वो इतनी ज़्यादा टाइट कैसे है। एंड वो और भी बहुत सारी बातें पूछने लगता है एंड बताने लगता है कि तुम्हारी रिपोर्ट के हिसाब से एक यहाँ पर भिड़ंत हुई थी शैडो एसोसिएशन लीडर आई मीन जो ऑर्गेनाइजेशन उसके किसी मेंबर के साथ में तुम्हारी टीम की। एंड उस भिड़ंत के अंदर तुम्हारी जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो गई। उसके बाद में तुमने यहाँ पर टीम को जाके ज्वाइन किया, यानी तुम पीछे से गए, तुम उस टीम के साथ में नहीं थे, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिर तुम इतना ज़्यादा यहाँ पर टेंस क्यों हो रहे हो। एंड और भी बहुत सारी बातें करता है और कहता है कि वेल या फिर कुछ ऐसा है जो कि तुम मुझसे छुपा रहे हो। अब इस बात को सुनते हैं हम देखते हैं जो लीडर 7 होता है यानी टीम 7 का लीडर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड वो सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या बोले। एंड हम देखते हैं जो चश्मिश होता है वो यहाँ पर इसके साथ में और भी बहुत ही ज़्यादा बकवास करता है। अब यहाँ पर मैं अगर इस बकवास को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ना तो मैं भी बोर हो जाऊंगा और तुम लोग भी बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल बात ये है कि ये जो चश्मिश है वो अच्छी तरीके से समझता है कि यहाँ पर जो टीम 7 का लीडर वो पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है, वहां पर कुछ और ही हुआ था और ये मुझे कुछ और ही बता रहा है। एंड वो इसलिए यहाँ पर टीम 7 के लीडर को कहता है कि वेल चलो ठीक है, तुम अगर मुझे नहीं बताना चाहते कि वहां पर एक्चुअल में क्या हुआ था कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इन सारी चीज़ों को यहाँ पर पीछे छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है कि यहाँ पर जो टीम 7 का लीडर है वो यहाँ पर अपने हायरअप्स को रिपोर्ट करता है कि भाई ये वाला सीन हुआ है, लेकिन जो हायरअप्स है वो भी इसी बात को दबाने की कोशिश करता है कि आखिर वो जो रियल इंसिडेंट है वो क्या हुआ था वो किसी के सामने ना आए। अब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि जो हायरअप्स है उसे भी अपने हायरअप्स को यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, और अगर वो रिपोर्ट करता है कि वेल उसकी जो टीम है यानी उसके अंडर में आने वाली जो टीम है वो यहाँ पर किसी एरिया के नतू गहरे से पिट गई है, तो इससे यहाँ पर है ना उसकी जो पोजीशन है या फिर जो उसकी इज्जत विज्जत है वो अपने हायरअप्स की नज़रों में कम हो जाएगी। इसलिए जो चश्मिश है वो यहाँ पर टीम 7 के लीडर को कहता है कि वेल मैं तुम्हें यहाँ पर है ना टीम 6 के लीडर की पोजीशन दे दूंगा, तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी और सब कुछ सही मिलेगा, तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर है ना मतलब अब अपना मुंह खोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो भी हुआ वो हो चुका है, इन सारी बातों को भूलो एंड यहाँ पर इन सारी चीज़ों को जाने दो। वैसे एक बात और बता देता हूँ कि जो टीम 7 के मेंबर जिन्होंने अपने एमसी के साथ में फाइट की थी अब वो जिंदगी भर यूसीओन को छोड़ के कोई भी यहाँ पर है ना वापस से मार्शल आर्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो टीम 7 का लीडर होता है वो एक्चुअली में कंपनसेशन चाहता होता है यहाँ पर अपनी इस हायरअप से, लेकिन हायरअप इस बंदे को मना कर देता है और कह रहा होता है कि वेल तुम्हें कंपनसेशन कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मैं तुझे टीम 6 का लीडर जरूर बना सकता हूँ। तो अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में इस तरीके से यहाँ पर डील हो जाती है एंड जो टीम 7 का लीडर होता है वो अब उस ऑफिस से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में वो यहाँ पर सिगरेट फूंकने लगता है एंड यहाँ पर बहुत सारी बातें सोचने लगता है। अब उसे याद आता है कि एक्चुअल में वहाँ पर हुआ क्या था। जब वो वहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाकी के उसके जो मेंबर्स हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। वो यूसियन के पास में पहुंचता है जहाँ पर जो यूसियन है वो उस कटे हुए आर्म वाले बंदे को पकड़कर बैठी होती है और उसकी यहाँ पर बैंडेजेस कर रही होती है। अब जैसे यहाँ पर जो लीडर होता है वो अपनी किसी टीम मेंबर का हाथ कटा हुआ देखता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और यूसियन से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। एंड फिर वो कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर बैकअप को बुलाओ, मेडिकल टीम को यहाँ पर कांटेक्ट करो। एंड यहाँ पर है ना मतलब हम देखते हैं यूसियन को जो कि कह रही होती है कि वेल प्लीज़ यहाँ पर आप मेरी एक बात को सुनिए। तो यहाँ पर जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि इतनी ज़्यादा इमरजेंसी के अंदर तुम्हें कौन सी बात सुनानी है। एंड हम देखते हैं यूसियन को जो कि रोते हुए कह रही होती है कि यहाँ पर इसकी जो हालत है वो किसी और ने नहीं बल्कि जो पार्क जोंग नाम है उसके डिसाइपल यानी अपने एमसी ने की है। लेकिन आप ये बात प्लीज़ यहाँ पर किसी को भी मत बताना कि ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर अपने एमसी ने की है। अब इस बात को सुनकर तो टीम 7 का लीडर भी काफी हैरान होता है। वो मन में सोच रहा होता है इसके मेंबर्स सामने मारे जा रहे हैं एंड जिसकी वजह से मारे जा रहे हैं ये चाहती है कि मैं उसी का नाम यहाँ पर सामने ना आने दूं, आखिर ऐसा क्यों है। एंड वो मन में सोचता है कि वेल अगर कोई दूसरा बंदा
बंदा होता, कोई दूसरा मेंबर होता टीम का, तो मैं उसे वहीं पर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला देता। लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि यूशियन थी, एंड जो यूशियन है उसकी इंट्यूशन पर मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। यानी इस लड़की के ऊपर मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए एंड मैंने उसकी बात को मान लिया। जब एक बार मैंने यहाँ पर अपने सभी मेंबर्स को सेफली हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर उससे बात की एंड मैं पूरी सिचुएशन को यहाँ पर समझ गया था अच्छी तरीके से कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। अब ये सारी चीज़ों को जानने के बाद में जो टीम 7 का लीडर होता है वो मन में सोच रहा होता है कि वेल देखा जाए तो गलती हमारे मेंबर्स की है। उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर जो अपना एमसी उसके ऊपर अटैक किया था। अब अगर वो लोग अपने एमसी का नाम भी रिवील कर देते हैं तो इसमें उनका और भी घाटा है, यानी अपना एमसी उनके ऊपर वापस से काउंटर अटैक कर सकता है। इसलिए यहाँ पर वो यूसन की बात को मान जाता है और अपने एमसी का नाम सामने नहीं आने देता। एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी यूसन को एक गिफ्ट भी देता है और कह रहा होता है कि ये थोड़ा लेट हो चुका है लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड हम देखते हैं इसी के साथ में जो सीन होता है वो यहाँ पर कट जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में हम वापस से आ जाते हैं जहाँ पर जो अपना टीम से उनका लीडर होता है वो सिगरेट फूंकते हुए एक फोटो की तरफ देख रहा होता है एंड वो कह रहा होता है कि वेल तुम लोग अगर मेरे साथ में नहीं भी रहते हो तो भी मैं ये चाहूंगा कि तुम हमेशा जिंदा रहो और यहाँ पर खुश रहो। तो उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि टीम 7 के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी यहाँ पर एक साथ में फोटो होती है एंड ये इन लोगों की एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेमोरी होती है। वहीं पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इसी फोटो को देख रहा होता है एंड हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खून बिखरा हुआ होता है, यानी टीम 7 के लीडर के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि छत पर बैठे हुए यहाँ पर अपने मिशन को देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि अच्छा जी क्या हुआ, लाइक रियली कल तो ये 30% था, आज ये 80% कैसे हो गया। आई मीन इतना ज़्यादा जल्दी ये मिशन कैसे बढ़ गया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर आ जाता है अपना पार्क जो कि कह रहा होता है कि हे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वेल क्या तुम कल सही से घर पर पहुँच गए थे। अपना एमसी कह रहा होता है कि हे आखिर तुम अभी क्यों आ रहे हो जबकि मैं कितने लंबे समय से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पार्क कह रहा होता है क्या बकवास कर रहे हो, जैसे मेरी क्लास खत्म हुई मैं सीधा यहाँ पर आ गया और क्या तुम यहाँ पर किसी परेशानी के अंदर फंस चुके हो। अपना एमसी कह रहा होता है कि कैसी परेशानी, मैं किसी भी परेशानी के अंदर नहीं फंसता। एंड मन में सोच रहा होता है कि कल तो बहुत कुछ मतलब बहुत सारी परेशानी में फंस गया था। फिर पार्क अपने एमसी से कहता है कि तुम्हारे रिएक्शन के साथ में क्या गलत है। अपना एमसी कहता है कि इन चीज़ों को छोड़ो ना, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता था। पार्क कहता है कि हाँ पूछो। अपना एमसी कहता है कि इधर उधर असेसन वसेसन रहते हैं क्या जो कि किसी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। पार्क कहता है कि हाँ रहते हैं ना, और इन लोगों से डील करने के लिए तो शेडो असेसियंस है। अपना एमसी इस बात को सुन के काफी हैरान होता है एंड वो सोच रहा होता है कि क्या ये पुलिस की तरह है। इस बात को सुन के पार्क कहता है कि हाँ तू कह सकता है कि हाँ ये पुलिस की तरह है, जो भी गलत काम करता है शेडो एसोसिएशन पुलिस की तरह उन्हें दबोचती है, लेकिन पुलिस नॉर्मल किलर्स को दबोचती है एंड जो शेडो एसोसिएशन है वो अब नॉर्मल जो मार्शल आर्टिस्ट यूज करते हैं मार्शल आर्ट वगैरह उनको यहाँ पर पकड़ती है। लेकिन आखिर तू इतना ज्यादा अचानक से इन सारी चीजों के बारे में क्यों पूछ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे पीछे एसोसिएशन पड़ गए हैं। अपना आंसर में सोच रहा होता है कि वेल क्या ये बंदा एसोसिएशन के बारे में और भी कुछ जानता है। ये सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है अब वो यहाँ पर पार्क से और भी कुछ पूछने की सोचता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि एक मिनट क्या ऐसा हो सकता है जो मेरा स्पेशल मिशन इतना ज़्यादा जल्दी बढ़ा है वो यहाँ पर इन असेसन से रिलेटेड हो। क्योंकि कल यहाँ पर है ना मतलब असेसन के आने से पहले यानी जो असेसन वाला सीन हुआ था ना उससे पहले जो मेरा स्पेशल मिशन था वो 30% था, लेकिन जैसे वो असेसन वाला कांड हुआ मैंने देखा था कि यहाँ पर जो मेरा मिशन है वो 50% से बढ़ गया है, यानी वो 80% हो गया 30 से। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर मुस्कुराने लगता है जैसे कि उसे कुछ ज़्यादा ही कुछ खतरनाक पता चल गया हो एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर ऐसे ही खुश हो रहा होता है। फिर वो यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें सोचने लगता है क्योंकि अपने एमसी को महसूस हो जाता है कि यहाँ पर उन लोगों के ऊपर कोई नजर रख रहा है। तो अपना एमसी अब इधर उधर देखने लगता है। एक पर्दे को उठाकर अपना एमसी कहता है हैंडसम तुम्हें मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया एंड तुम यहाँ पर मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तुम्हें कल ही मना किया था कि मेरा पीछा मत करना क्योंकि अगर तुमने किया ना तो इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अपना एमसी जैसे ही देखता है वो काफी हैरान होता है क्योंकि इस बार कोई अलग ही बंदा होता है जो कि अपने एमसी का पीछा कर रहा होता है। अपना एमसी भी पूछता है कि भाई तू कौन है एंड मन में सोच रहा होता है कि ये तो कल वालों में से नहीं है। वहीं हम पार्क के रिएक्शन को देखते हैं जो कि थोड़ा सा नॉर्मल होता है, वो प्यार से बोलता है वो द हेक जी आखिर ये सब कुछ क्या है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें यहाँ पर अपने यूसिन को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन को देख रही होती है एंड ये यहाँ पर टीम 7 के लीडर को फोन लगाई जा रही होती है, बार बार मैसेज वगैरह कर रही होती है एंड कह रही होती है कि किधर बिजी हो, आई मीन मैसेज तो कर दो वापस से तुम सही हो या फिर नहीं हो, क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, आई मीन कुछ तो यहाँ पर बताओ क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन हो रही है आपकी। अगली पल हम देखते हैं जैसे वो अपने रूम में बढ़ने वाली होती है तभी हम देखते हैं उसका मैसेज वापस से आता है, मतलब किसी का मैसेज आता है और ये किसी और का नहीं बल्कि टीम 7 के लीडर का होता है एंड वो कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ लेकिन मैं अपना किसी काम में बिजी हूँ तो उसको फ्री होकर मैं तुम्हें यहाँ पर कॉल करता हूँ। तो अभी इस चीज़ को देखकर यूसन थोड़ी हैप्पी होती है कि चलो ठीक है यहाँ पर मेरे को वापस से मैसेज आ गया। लेकिन यहाँ पर मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये मैसेज किसी और ने किया है क्योंकि टीम 7 के लीडर की तो बत्ती लगा दी गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी यूसन होती है वो रूम के अंदर बढ़ने वाली होती है, लेकिन अगली पल उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ें महसूस होती है
एंड यहाँ पर उसे एक ऐसा खतरनाक ओरा महसूस होता है जिसके अंदर उसे सांस लेना भी बहुत ही ज़्यादा दुभर हो रहा होता है। वो जैसे तैसे करके गेट को ओपन करती है एंड वो चिल्लाते हुए अपने सिबलिंग्स का नाम लेती है और अंदर चली जाती है। अगली पल हम देखते हैं जो उसके छोटे छोटे भाई बहन होते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं एंड वो कह रहे होते हैं दीदी दीदी आप आ चुके हो। एंड वो कह रही होती है कि आज तो आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी घर पर आ गए हो। एंड हम देखते हैं यहाँ पर है ना जो अपनी यूचुन होती है वो उन दोनों से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफ़ी डार्क तरीके से वहाँ पर बैठा होता है। एंड यहाँ पर जो लड़की होती है छोटी वाली वो कह रही होती है कि ऑफिस से आपका एक दोस्त आया है एंड वो आपसे यहाँ पर मिलना चाहता है एंड वो तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्नैक्स वगैरह भी लेकर आए हैं और हमने आपके लिए भी यहाँ पर बचाए हैं, क्या हम आपके अच्छे भाई हैं। अब इन बात को सुन के यूसियन उनमें सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा कौन है। एंड फिर वो अपने दोनों भाई बहनों से कहती है क्या तुम बाहर जाकर आइसक्रीम खाना चाहोगे, ये लो रुपए और जाकर बाहर अच्छे से आइसक्रीम खा लो। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाते हैं। एंड हम देखते हैं यूसन को जो कि उनके जाने के बाद में इस बंदे के पास में आते हैं एंड उससे पूछते कि तुम हो कौन, मतलब पास में नहीं थोड़ा दूर ही रहती है। एंड उससे पूछते कि तुम हो कौन और आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चला। एंड वो उनमें सोच रही होती है कि मैं इस चीज़ को अच्छे से देख पा रही हूँ, ये जो इंसान है इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ये सोचते हैं हम देखते हैं अपनी जो यूसन होती है वो अपने हाथों में 5 जो स्मोक ग्रेनेड होते हैं उन्हें ले लेती है एंड उनमें सोचती है मुझे यहाँ से भागना होगा। ये सोचते हुए वो उन स्मोक ग्रेनेड को ब्लास्ट करती है एंड वहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर देती है। एंड उनमें सोच रही होती है क्या यहाँ पर जो डार्क डिवीजन है उसने ऑलरेडी हमारा जो झूठ है उसे पकड़ लिया है एंड उस झूठ की सज़ा देने के लिए उन्होंने हमारे पीछे इन लोगों को लगा दिया है। लेकिन आखिर इतना जल्दी वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं और आखिर जो टीम से उनके लीडर हैं यानी हमारे जो लीडर हैं वो क्या ठीक होंगे। अगले पल हम देखते हैं यहाँ पर जो वो बंदा होता है वो यहाँ पर किसी गोल्डन लॉक फॉर्मेशन नाम की एक टेक्निक को यूज़ करता है एंड हम देखते हैं आसपास की जो जगह होती है वो एक फॉर्मेशन के अंदर बन जाती है, यानी वो रियलिटी से अब एक अलग ही जगह बन चुकी है। इसे अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा और इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए तुम्हें इस फॉर्मेशन जिसने ये क्रिएट की है उससे ज़्यादा पावरफुल रहना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो यूशियन होती है हम उनमें सोच रहे होते हैं कि आखिर इस बंदे ने इतनी जल्दी इस फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया, इसका मतलब ये कोई सिंपल बंदा नहीं है। एंड हम देखते हैं वो एक जगह पर खड़े हो जाती है एंड सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ से नहीं निकल सकती हूँ। तभी वो बंदा पीछे से आ जाता है और कह रहा होता है मैं तो तुमसे शांति से बात करना चाहता था लेकिन लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हो। चलो ठीक है, वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पर थोड़ी बातें करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन तुम्हें थोड़ा लेट दे रहा हूँ, इसके लिए मुझे यहाँ पर माफ़ कर देना। एंड वो कहते हैं कि मेरा नाम जियो जुओ है एंड मैं यहाँ पर जो मतलब डार्क डिवीजन है उसकी टीम नंबर 3 का लीडर हूँ। एंड वो अपना नाम भी अच्छी तरीके से बताता है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर वो काफ़ी खतरनाक स्माइल के साथ में कहता है तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इधर यूसियन 1 में सोच रही होती है टीम नंबर 3 का लीडर आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी टीम नंबर 7 के मेंबर्स के साथ में डील करने के लिए आए, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। एंड इतना हाई रैंकिंग का ऑफिसर हमसे डील करने के लिए क्यों ही आएगा। अब हम टीम नंबर 3 के लीडर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है केवल तुमने यहाँ पर इस फॉर्मेशन के बारे में तो अच्छी तरीके से सुन के रखा होगा, जो फॉर्मेशन मैंने अभी क्रिएट की है उसे यहाँ पर गोल्डन लॉक फॉर्मेशन कहते हैं। तुम इससे यहाँ पर आसानी से नहीं निकल सकती हो, अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकलने की परमिशन ना दूँ तो अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता है कि तुम यहाँ पर मेरे जितने भी सवाल हैं उनका ऑनेस्टली जवाब दो। एंड वो कहता है कि वेल तुमने जो यहाँ पर रिपोर्ट मुझे दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मेरा ब्रदर है उसने अपना एक हाथ खो दिया है, वो भी जो शैडो असेसिन है उसके किसी मेंबर के साथ में फाइट करते हुए। तो यहाँ पर इसका भाई कोई और नहीं बल्कि वही बंदा है जिसका आर्म अपने हम्स ने उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। यूसन यहाँ पर मन में सोच रही होती है क्या वो बंदा इसका भाई था, आखिर मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं था। अगली बार हम देखते हैं यहाँ पर जो ये बंदा होता है वो यहाँ पर अपना जो नाइफ होता है वो यूसन के पैर के आर पार कर देता है। इस चीज़ से जो यूसन होती है उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगती है। टीम नंबर 3 का लीडर कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ रास्ता हो ही नहीं सकता है जिसकी वजह से जो शैडो एसोसिएशन है वो होल्ड बैक करे। यहाँ पर उस दिन कुछ अलग ही हुआ था, तुम लोगों का सामना शैडो एसोसिएशन के किसी मेंबर से नहीं बल्कि किसी और ही यहाँ पर पावरफुल बंदे से हुआ था। मुझे उसके बारे में बताओ या फिर मेरे हाथों से मारे जाओ, तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। तभी हम देखते हैं उनको पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यूसियन भी काफ़ी हैरानी से पीछे की तरफ देखती है। इधर अपना अमसी होता है जिसने उस चिरकुट को उठा के रखा होता है एंड वो कह रहा होता है कि अरे मैं तुम ही लोगों को यहाँ पर ढूंढ रहा था। इतना कहते हुए उसकी नज़र यूसियन की तरफ होती है। यूसियन काफ़ी हैरान होती है एंड हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि कह रहा होता है केवल तुम मेरे पास में हो, मुझे तुमसे थोड़े समय के लिए कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर जो यूसियन एंड जो ये बंदा है टीम नंबर 3 का लीडर वो इसलिए हैरान हो रहे हैं क्योंकि अपने अमसी ने इनकी फॉर्मेशन को तोड़ के इसके अंदर एंट्री मार लिया। सो अभी जो कहानी है वो थोड़ा सा यहाँ पर पीछे आ जाती है जहाँ पर हम इस मतलब इस साइतमा बोलने वाला हूँ, इस बंदे को मैं अभी टकला तो नहीं बोल सकता हूँ ना क्योंकि मेरे को थोड़ा अजीब लगेगा।
तो अब जो साइतमा होता है वो अपने एमसी से कहता है कि मास्टर जी क्या आप मेरे को थोड़ा नीचे रखोगे। इधर अपना एमसी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ये क्या है, मेरे को आगे की तरफ यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो बेसिकली सामने की तरफ होती है यहाँ पर गोल्डन लॉक फॉर्मेशन, एंड अपना एमसी इसी की यहाँ पर बात कर रहा होता है। वहीं जो साइतमा होता है वो इस बात को सुनकर काफी हैरान होता है कि अपने एमसी को यहाँ पर है ना अंदाजा हो चुका है कि यहाँ पर गोल्डन लॉक फॉर्मेशन है, जबकि ये चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वियर्ड है क्योंकि हर कोई यहाँ पर है ना इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पर ये इस बात को सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है जो कि यहाँ पर है ना इस चीज का अंदाजा लगा लिया। हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता है, एंड फिर यहाँ पर जो गोल्डन लॉक फॉर्मेशन होता है ना उसे वहीं पर पूरी तरीके से तोड़ देता है। अब इस चीज से तो जो यहाँ पर साइतमा होता है ना वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ना सिर्फ इसने यहाँ पर इस फॉर्मेशन को ढूंढा है, इसने तो यहाँ पर इसे पूरी तरीके से तोड़ भी दिया है। आखिर ये बंदा यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल है, अब वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो साइतमा को उठाता है एंड उसे उठाकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तो फिर हम देखते हैं जो कहानी होती है वो वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर अपना एमसी उस बंदे से कह रहा होता है कि हे मुझे इस लड़की से कुछ बात करनी है। इधर यूचियन भी अपने एमसी को देखकर काफी हैरान होती है। अपना एमसी यहाँ पर काफी सेकंडों के हिसाब से यूचियन के पास में आता है और कहता है कि मेरे साथ में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यूचियन भी इसके लिए हाँ भरती है और कहती है कि एक मिनट, जो मेरा पैर है, एंड इतना कहते हुए उसकी नजर यहाँ पर है ना मतलब अपने एमसी की नजर यूचियन के पैर के ऊपर पड़ती है। एंड यहाँ पर उसको देखकर अपने एमसी को कोई दया वया नहीं आती है। अपना एमसी कहता है कि भाई प्रीटेंड करना बंद करो, यहाँ पर इतनी भी कोई तुम्हें बड़ी चोट नहीं लगी है, इससे तुम्हारी जान नहीं निकल रही है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो इसे सह लो और चुपचाप मेरे साथ में चलो, इतना। लेकिन तभी टीम 3 का लीडर यहाँ पर अपने एमसी को रोक लेता है। आई मीन वो यूसन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे। तुम ये मत कहना कि तुम शुरू से गोल्डन लॉक फॉर्मेशन के अंदर ही थे। फिर वो मन में सोचता है कि नहीं, मैंने डेफिनेटली अच्छी तरीके से चेक किया था, यहाँ पर तो कोई नहीं था। वह ऐसा कंफ्यूजन हो ही रहा होता है उसको, तभी अपना एमसी यहाँ पर उसके हाथ से यूसन का हाथ छुड़ाकर अपने साथ में ले जाता है। एंड वो लोग यहाँ पर बातें करते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। अब इससे ये जो टीम 3 का लीडर होता है ना, इसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है एंड वो कह रहा होता है तुम ट्रबल मेकर कहीं के। इससे अपने एमसी की भी आंखें लाल हो जाती है। वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि तू यहाँ पर क्या बड़बड़ाई जा रहा है और आखिर तू है कौन। एंड इतना कहते हुए अपना एमसी सच में काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। इधर टीम 3 का लीडर कह रहा होता है कि वेल, देखने से ऐसा लगता है कि तुम इस इंसान से कुछ बातें करना चाहते हो, यानी यूसियन से तुम्हारा कुछ लेना देना है। लेकिन बेसिकली क्या है ना, मैं फर्स्ट आया हूँ, जो फर्स्ट आया है वो यहाँ पर इससे सबसे पहले सवाल पूछेगा, इसलिए मैं इससे कुछ सवाल पूछ लूँ, उसके बाद में तुम जो चाहो उससे यहाँ पर सवाल पूछ सकते हो। इतना कहते वो अपने एमसी के गले पर यहाँ पर है ना एक तरीके से अपना नाइफ भी रख लेता है और कहता है कि मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अब इस चीज को देखकर अपना एमसी शांत रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर टीम 3 का लीडर अपने एमसी को सिर्फ और सिर्फ सीधा धमकी ही दे रहा है। फिर अपना एमसी कहता है कि चल ठीक है, तू इससे बात कर सकता है। एंड जो टीम 3 का लीडर होता है वो इस बात को देखकर यहाँ पर है ना काफी ज्यादा हंसने लगता है। एंड वो यूशियन से कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहता हूँ, तो मुझे बताओ आखिर उस दिन हुआ क्या था, मेरे ब्रदर के साथ में क्या हुआ था। तो अब ये वाली बात को सुनकर जो यूशियन होती है उसे अपने एमसी के बारे में याद आ रहा होता है कि किस तरीके से अपने एमसी ने चीर फाड़ की थी वहां पर। एंड वो कह रही होती है कि वेल, जो रिपोर्ट टीम 3 लीडर को मिली है हमारे लीडर की तरफ से वो पूरी तरीके से गलत है, मैं इसके लिए यहाँ पर माफी चाहती हूँ। और मैं सच बताऊं तो हमारे पास में ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। एंड हमारी जो टीम 7 है उसके ऊपर अटैक किया गया था किसी अननोन असेसिन के द्वारा, एंड उसने यहाँ पर सभी लोगों की जो जान है उसे खतरे में डाल दिया था। इधर अपना एमसी नाक में उंगली डालकर यहाँ पर उन लोगों की बकवास को सुनने जा रहा होता है। एंड वहीं पर जो यूशन होती है वो कहती है कि वेल, अगर असेसिन की आइडेंटिटी के बारे में बात की जाए कि आखिर वो कौन था, तो उसने एक मास्क पहन के रखा था, इसकी वजह से हम उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म नहीं कर पाए। यानी यूशन अपने एमसी की आइडेंटिटी को रिवील करने से बच रही होती है। एंड हम देखते हैं जो टीम 3 का लीडर होता है वो कह रहा होता है कि वेल, जिस दिन मैंने यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी ना, तो मेरे सीनियर ने मुझे एक बात कही थी कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जिंदगी के अंदर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते हो अपना नाइफ यूसियन के पेट के आर पार कर देता है। इससे यूसियन की काफी खतरनाक चीख बाहर की तरफ निकलती है। एंड जो यहाँ पर टीम 3 का लीडर होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर हमेशा से ऑन गार्ड रहने के लिए कहा गया है और यहाँ पर किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने के लिए नहीं कहा गया। वैसे भी अगर तुम्हें झूठ बोल रही है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी जो ब्रीथिंग्स है उन्हें कंट्रोल करके मतलब कंट्रोल करना आना चाहिए। तो इस वर्ल्ड में ऐसा सीन है ना कि अगर तुम झूठ बोलने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी जो ब्रीथिंग्स है वो अनस्टेबल हो जाती है, जिससे सामने वाला अगर मार्शल आर्टिस्ट है तो उसे पता चल जाएगा कि भाई तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना टीम 3 का लीडर होता है वो यूशियन को कह रहा होता है कि वेल, तुमने यहाँ पर झूठ बोला है जिसकी सजा यहाँ पर तुम्हें मिलकर ही रहेगी। एंड हम देखते हैं वो ऐसा बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे काफी खतरनाक प्रेजेंस महसूस हो जाती है। वो अपने एमसी की तरफ देखता है एंड यहाँ पर वो अपने एमसी को देखकर मन में सोच रहा होता है क्या इतनी खतरनाक प्रेजेंस मुझे इस लड़की के अंदर से महसूस हो रही है, आखिर इसकी जो प्रेजेंस है वो इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग कैसे हो सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर एंट्री होती है अपने पार्क की। एंड पार्क को देखकर जो यहाँ पर टीम 3 का लीड होता है मन में सोच रहा होता है कि अब आखिर ये बंदा कौन है।
अब जो पार्क होता है वो सामने की तरफ बढ़ता है और कहता है कि वेल जब मैंने जोंगनान को छोड़ा था ना तो मैंने यहाँ पर है ना कसमें खाई थी, वो भी मिलियंस ऑफ टाइम्स, कि मैं कभी भी यहाँ पर है ना जो मार्शल वर्ल्ड है उसके अंदर पाँव नहीं रखूंगा। इधर हम देखते हैं जो टीम 3 का लीडर होता है मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं यहाँ पर ट्रबल मेकर यानी अपने हमसे से इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि मैंने इस बंदे की एनर्जी को भी सेंस नहीं किया। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो पार्क होता है वो कंटिन्यूसली बोले जा रहा होता है, वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, वेल मैं चाहे कितना भी ना इन्वॉल्व होने की कोशिश करूँ इस मार्शल वर्ल्ड के अंदर, लेकिन तुम्हारे जैसे जो बबूतिया लोग हैं वो यहाँ पर मेरे को इस वर्ल्ड के अंदर खींच कर ले ही आ जाते हैं। एंड इतना कहते हैं वो काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है एंड वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर हम देखते हैं टीम 3 के लीडर को जो कि अपनी नाइफ को घुमाता है एंड कह रहा होता है कि अच्छा तो ये तुम हो जिसने गोल्डन लॉक फॉर्मेशन को बाहर से तोड़ दिया और जिसकी वजह से ऐसे फालतू लोग भी अंदर आ गए। एंड हम देखते हैं यहाँ पर अपने पार्क को जो कि यूशन के सोड को उठा लेता है और कहता है कि थोड़े समय के लिए मैं इसे यहाँ पर तुमसे उधार ले रहा हूँ। यूशन भी मन में सोचते हैं कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पर आयो। अब जो पार्क होता है वो कह रहा होता है कि वेल एक कुत्ता कभी भी सिट खाना नहीं छोड़ता, तुम समझ रहे हो ना गाइस। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर यूशन को जिसे थोड़ा सा उम्मीद होता है कि भाई इस बार उन लोगों की यहाँ पर जान बच जाएगी। एंड यहाँ पर जो पार्क होता है ना वो कंटिन्यूसली और फार्मिंग ही कर रहा होता है एंड वो कह रहा होता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से पिटने की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं दूसरी साइड में जो पार्क होता है ना उसकी भी फटी पड़ी होती है, तो पता नहीं क्या लेकिन पिछले कुछ सालों की वजह से इसने यहाँ पर सोर्ड को छुआ तक में नहीं है या फिर मार्शल आर्ट को यूज नहीं किया है। इसकी वजह से इसकी जो पावर हो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी होती है एंड इसलिए इसकी फट रही होती है कि वेल इस फाइट के अंदर उसका क्या होगा। एंड हम देखते हैं वो मन में ये सोच रहा होता है कि वेल जो जोंगनान का एक टाइम का ग्रेटेस्ट सोर्ड मास्टर था ना वो अभी यहाँ पर खत्म हो चुका है। अपना एमसी यहाँ पर मतलब इससे पूछ रहा होता है कि क्या बात तुम सही तो हो ना, अपने अकल वकल में हो ना। इधर अपना पार्क कह रहा होता है क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो। अपना एमसी कह रहा है कि नहीं मैं तेरी यहाँ पर घंटा भी चिंता नहीं कर रहा हूँ, तेरी जो ब्रीथिंग्स है ना वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है इसलिए मेरे को लग रहा है कि तू यहाँ पर है ना मतलब बहुत ही ज्यादा डर रहा है। तो अब हम देखते हैं पार्क को जो कि मन में सोचता है कि हाँ ये सच ही बोल रहा है क्योंकि मैं अभी यहाँ पर ग्रेटेस्ट कोई सोर्ड मास्टर नहीं हूँ, लेकिन जिसका मैं सामना कर रहा हूँ वो सच में एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट है। तो आखिर मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे इतनी भी ज्यादा चिंता किस चीज की करनी चाहिए। इतना कहते वो पागलों की तरह हंसने लगता है एंड सोचता है कि भले ही मेरे पास में ज्यादा पावर नहीं है अभी, लेकिन मैं सोर्ड को चलाना थोड़ी ना भूल गया हूँ। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं वो काफी स्पीड में सामने की तरफ चार्ज करता है, बैटल स्टार्ट हो जाता है। पार्क सीधा अटैक करता है अपनी सोर्ड से, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो टीम 3 का लीडर होता है वो उसे यहाँ पर ना एक तरीके से डोज कर लेता है। वो काफी अटैक्स को डोज किया जा रहा होता है, ना ही वो ब्लॉक करने की हिम्मत कर रहा होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि इसका जो फ्लो है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यानी इसकी स्पीड एंड जो इसका मोमेंटम है वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इससे यहाँ पर ये इफेक्ट नहीं बदल जाता कि मैं इसके अटैक्स को डोज कर सकता हूँ। अगर मैं इसके अटैक को डोज कर सकता हूँ तो मुझे इसके अटैक को ब्लॉक करने में यहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इन लोगों की फाइट ऐसे चल रही होती है, एक काफी खतरनाक अटैक होता है अपने पार्क की तरफ से जिसकी वजह से जो टीम 3 का लीडर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा पीछे की तरफ आ जाता है एंड यहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। जो यहाँ पर योशियन होती है वो कह रही होती है कि सच में इसकी जो स्पीड है वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड इसका मोमेंटम भी एक अलग ही लेवल का है। ये सच में यहाँ पर जोंगनान का ग्रेटेस्ट सोर्ड मास्टर कहलाने के लायक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर है ना अपना जो पार्क होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है एंड वहीं पर ये जो बंदा होता है टीम 3 का लीडर वो मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। मैं तो यहाँ पर है ना इस लड़की को सबड्यू करने के लिए आया था, लेकिन अभी जो टाइम है वो यहाँ पर इन लोगों की वजह से वेस्ट हुए जा रहा है। लेकिन अब जबकि ये लोग मेरे रास्ते के अंदर आ ही चुके हैं तो मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। इधर हम साइतमा को देखते हैं जो कि यहाँ पर सोच रहा होता है क्या इसने यहाँ पर है ना हमारे लीडर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। वहीं हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि पार्क से कह रहा होता है कि क्या तुमने इतना खतरनाक अटैक किया था क्या जिसकी वजह से सामने वाला खत्म ही हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं जो टीम 3 का लीडर होता है ना वो स्मोक से बाहर निकलता है और पार्क के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों की जो स्वॉर्ड आई मीन वेपन्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ में क्लैश होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना टीम 3 का लीडर होता है ना वो अपनी किसी खतरनाक टेक्निक को यूज करता है। इसका नाम होता है नाइट फ्लोवर फॉल्स टेक्निक। इस टेक्निक की वजह से होता ही है ना कि यहाँ पर जो अपना टीम 3 का लीडर है उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। पार्क को लगता है मानो वो यहाँ पर डिसअपियर हो चुका हो एंड इसलिए इस टेक्निक का नाम फॉल्स फ्लोवर है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर है ना सामने की तरफ बहुत ही ज्यादा परछाई दिखाई देती है जो कि यहाँ पर फॉल्स होती है, यानी बहुत ही ज्यादा परछाई झूठी होती है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही रियल होता है। तो अब हम देखते हैं फाइट यहाँ पर है ना सच में काफी खतरनाक हो रही होती है। यहाँ पर जो अपना पार्क होता है वो बार बार फॉल्स परछाई के ऊपर ही अटैक कर रहा होता है जिसकी वजह से जो यहाँ पर अपना ये बंदा होता है टीम 3 का लीडर वो पीछे से आकर उसके ऊपर कट मारे जा रहा होता है। ऐसे कट मारते मारते पार्क का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ब्लड नीचे की तरफ बह जाता है, उसकी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा घाव लग जाते हैं। अपना एमसीएन जो यूशन होता है वो इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। अब जो यूशन होती है वो यहाँ पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि क्या इवन द ग्रेटेस्ट सोर्ड मास्टर ऑफ जोंगनान वो भी यहाँ पर है ना इस बंदे को यहाँ पर नहीं संभाल पा रहे हैं। अपना एमसी कह रहा होता है कि वेल मुझे ये बताओ आखिर मैं तुम्हारे बॉस को कहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। इस बात से यूशन काफी हैरान होती है और कहती है तुमने क्या कहा। अपना एमसी कहते हैं कि मेरे
क्वेश्चन का आंसर करो और ये बताओ कि मैं तुम्हारे बॉस को कहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं अपने पार्क की फाइट को, जो कि अभी भी चल रही होती है, और इस चीज को देखकर यूसन मन में सोचती है कि यहाँ पर फाइट चल रही है और तुम ये सारे सवाल पूछ रहे हो। अपना एमसी उसकी ठुड्डी पकड़ता है और अपनी तरफ करता है और कहता है कि मुझे इग्नोर मत करो। पहली बात तो यहाँ पर हम देखते हैं अपनी यूसन को, जो कि मन में सोच रही होती है ये बंदा आखिर किस मिट्टी से बना है। उसके मास्टर की फाइट हो रही है और उसके मास्टर कुत्तों की तरह पिट रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपने मास्टर के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा है। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है। अपना एमसी कहता है कि "हे, गाली नको, तूने यहाँ पर अपने माइंड में मेरे को गाली देने का कोशिश किया ना, मेरे को कर्ज करने का कोशिश किया ना। यूशिन कहती है नहीं सर जी नहीं, नप्पो। अब हम देखते हैं यहाँ पर है ना, वो मन में सोच रही होती है कि आखिर इस बंदे को कैसे पता चला कि मैं मन में क्या सोच रही हूँ। इधर अपना एमसी कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ आखिर तू किस चीज के बारे में वरी कर रही है, लेकिन तुमको यहाँ पर इतना ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में वो यहाँ पर है ना बिल्कुल भी लूज नहीं होने वाला है, यानी जो पार्क है वो इस फाइट में नहीं आने वाला है। यूशन कहती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा श्योर क्यों? तो अपना एमसी बताता है स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कि स्वॉर्डमैनशिप के अंदर 4 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। पहली होती है डलनेस, दूसरी होती है स्पीड, तीसरी होती है इल्यूजन और चौथी होती है वेट। तो यहाँ पर डलनेस का मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर है ना बीच में ही सो जाओ वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। डलनेस का मतलब होता है यहाँ पर टेक्निक, की तुम्हारी टेक्निक कैसी है। दूसरी होती है स्पीड, यानी टेक्निक अगर तुम्हारी अच्छी है तो भी तुम्हारी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, यानी अपनी टेक्निक को स्पीड से परफॉर्म करोगे तो यहाँ पर अच्छा रहेगा। और तीसरा होता है इल्यूजन, यानी अगर तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा है कि तुम इल्यूजन क्रिएट कर पा रहे हो अपनी टेक्निक से एंड अपनी स्पीड से, तो तुम मतलब सच में काफी ज्यादा अच्छे लेवल के मास्टर हो। एंड चौथा होता है वेट, अगर तुम्हारी जो स्वॉर्ड है एंड तुम्हारे जितने भी वेपन आर्मर वगैरह है उनका वेट अगर ज्यादा है, इसका मतलब तुम्हारे पास में ज्यादा प्रोटेक्शन है, तुम्हारे पास में ज्यादा एडवांटेज है। और ऐसे में भी तुम स्पीड बना पा रहे हो, इल्यूजन क्रिएट कर पा रहे हो, अपनी आर्ट्स को अच्छे से यूज कर पा रहे हो, यानी इन चारों चीजों को तुम यूज कर पा रहे हो। चारों चीजों को मतलब अच्छे से यूज करना वगैरह अगर तुम ऐसा कर पा रहे हो तो तुम यहाँ पर सही मायनों में एक स्वॉर्ड मास्टर हो, यानी एक ट्रू स्वॉर्ड मास्टर हो तुम। और ये जो यहाँ पर पार्क है ना, वो यहाँ पर एक ट्रू स्वॉर्ड मास्टर है, क्योंकि उसके अंदर ये चारों क्वालिटी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपने पार्क एंड यहाँ पर अपने टीम 3 के लीडर की फाइट को, जहां पर ये जो फाइट होती है ना वो सच में काफी औसम लेवल जा रही होती है। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक बार अटैक इधर से हो रहा होता है, एक बार अटैक इधर से हो रहा होता है, कभी ये डोज कर रहा होता है तो कभी ये ब्लॉक कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं जो फाइट होती है ना वो सच में काफी ज्यादा इंटेंस होती है। और हम देखते हैं लास्ट के अंदर जो पार्क होता है ना, वो यहाँ पर है ना टीम 3 के लीडर को यहाँ पर एक ऐसा स्लेश मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ दूर ही जाकर गिरता है, अभी तक मरा नहीं है। इधर हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को, जो कि अभी भी पार्क को देखे जा रहा होता है। फिर वो यूसियन की तरफ देखता है और कहता है कि इसलिए अब तुम मेरे ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जो पार्क है वो नहीं हारने वाला है। अब इस बात से जो यूसियन होती है वो यहाँ पर ब्लश करने लगती है। भाई ये पक्का ब्लैक फ्लैग वालों को पसंद करती है। आई मीन छोड़ो यार। इधर हम वो लड़की मन में सोच रही होती है कि अगर ये बंदा हमारी साइड में आ जाए ना तो मुझे लगता है ये हमारी टीम को बचा सकता है, हमारी मदद कर सकता है। एंड फिर वो कहती है कि वेल मैं यहाँ पर है ना एक लो लेवल की सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय वगैरह हूँ, तो मुझे यहाँ पर है ना अपने बॉस की लोकेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता है। लेकिन वो जो तुम बंदा देख रहे हो ना, जो टीम 3 का लीडर है, उसको यहाँ पर है ना इसके बारे में ज्यादा पता होगा, मेरे बॉस की लोकेशन के बारे में एंड जो डार्क डिवीजन है उसके बारे में। यानी तुम्हें जितनी भी जानकारी चाहिए ना वो तुम्हें यहाँ पर अच्छे से इस बंदे से मिल सकती है। इस बात को सुन के अपना एमसी कहता है क्या सच में? आखिर तुमने इस बात के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यूशन कहती कि पहले बता दी तो तुम यहाँ पर क्या कर लेते, और वैसे भी मुझे यहाँ पर मौका कब दिया था किसी ने कि मैं तुम्हें पहले बता पाती। एंड हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि खड़ा हो जाता है एंड कह रहा था कि चलो भाई अभी आएगा ना मजा। इस बंदे से पूछते हैं मेरे प्रश्नों के जवाब। ये सोचते हुए अपना एमसी आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं जो यहाँ पर पार्क होता है वो मन में सोच रहा होता है कि वाह मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा दूर हटा दिया है, लेकिन मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है एंड उसे बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है। इधर हम देखते हैं टीम 3 के लीडर को, जो कि कहता है कि वेल मेरे शॉर्ट डांस को तूने पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो ब्लड है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बह चुका है, अब तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले। लेकिन हम देखते हैं पार्क को, जो कि कहता है कि भले ही मेरा कितना भी ब्लड बहे, लेकिन मैं तेरा ब्लड बहाने से पहले तो यहाँ पर नहीं रुकूंगा। इतना कहते हुए पार्क उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड चिल्लाते हुए कह रहा होता है माहेश मती। इधर हम देखते हैं यूसन को, जो कि कह रही होती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये कोई सर्कस है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि अपना एमसी अपनी जगह से गायब होता है एंड हम देखते हैं अपना एमसी भाई अपने ही मास्टर के ऊपर मुक्का लेकर बरस जाता है। इधर पार कह रहा होता है कि ओ भाई क्या क्या कर रहा है। इधर हम अपने एमसी को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि जानी यहाँ पर अभी ये मेरा मैटर है, तुम्हें यहाँ पर बीच में नहीं आना चाहिए। पार कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अपना एमसी कहते हैं कि कुछ नहीं, मुक्का का। इतना कहते हुए अपना एमसी उसके ऊपर एक मुक्का मारता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा पीछे जाकर गिरता है एंड एक ही मुक्के के अंदर बेचारे को काफी अच्छी नींद आ जाती है। इधर जो टीम 3 का लीडर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। साइदमा और यूनसन का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है और अपना एमसी यहाँ पर अपनी सोड को पकड़ लेता है एंड उस सोड को कंधे पर रखते हुए कहता है कि अब तेरी बारी है,
तेरा क्या होगा कालिया। पर जो टीम 3 का लीडर होता है ना वो अपने एमसी से कहता है क्या तूने साइड को चेंज कर लिया। अपना एमसी कहते कि इससे तुझे मतलब, वैसे भी अगर तुझे बताऊं तो मैं नहीं चाहता कि मेरे शिकार के ऊपर कोई दूसरा शिकारी अपनी नजर डाले। इस बात से हम देखते हैं टीम 3 के लीडर को जिसे समझ में आ जाता है कि अपना एमसी भाई कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक तरीके का पागल है। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एमसी को भी अटैक कर देता है और कहते हैं कि तेरे जैसे पागल को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अपना एमसी उसके अटैक को एक हाथ से रोक लेता है। एंड इससे तो ये भी काफी हैरान होता है, वो मन में सोचता है कि इसने मेरे अटैक को एक हाथ से कैसे रोक लिया। इधर अपना एमसी ह्यूस्टन को थैंक्स बोलता है कि तूने जो पिल्स दी थी ना उससे मेरी जो बॉडी की कंडीशन है वो थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। इस बात से ह्यूस्टन भी काफी हैरान होती है और कहते हैं क्या तुमने सारी पिल्स को खा लिया। अपना एमसी कहते हैं कि ऑफ कोर्स वो पिल्स जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था मेरे कोई साइड डिश यानी कुछ भी काम की नहीं थी, मतलब थोड़ा बहुत एनर्जी बढ़ा है, उससे यहाँ पर मेरे को कुछ ज्यादा घंटा एनर्जी नहीं मिला है। इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है ना वो वापस से टीम 3 के लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों की फाइट काफी खतरनाक चल पाती है, इससे पहले टीम 3 का लीडर इंजर्ड हो जाता है। एंड अपना एमसी हंसते हुए कहने लगता है कि चलो भाई अभी तू यहाँ पर मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा। सही बोला ना मैंने। लेकिन फिर अपने एमसी कहते हैं कि वेल मैं तुझसे कौन सा सवाल पूछूं। वेल क्या ये पूछूं कि मेरे ऊपर जिन असैसिन ने अटैक किया था वो कौन से थे, या फिर टीम 7 के लीडर का बॉस कहां पर है, या फिर ये सवाल पूछो कि आखिर डार्क डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन का बॉस कौन है और वो कहां पर है। इधर हम देखते हैं यहाँ पर जो लीडर 3 का लीडर होता है ना वो कह रहा होता है कि हे आई मीन टीम 3 का लीडर वो कह रहे होते कि मेरे हाथ को छोड़ दे। अपना एमसी कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। इतना कहते हुए अपना एमसी एक बार उसका हाथ छोड़ देता है और उसे वापस से पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि वेल तुम्हारी ये जो फालतू की टोन है ना वो यहाँ पर मेरा दिमाग खराब कर रही है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। इधर हम साइतमा को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने एमसी की पावर को देखकर काफी हैरान होता है एंड वो यूसियन से इसके बारे में पूछता है कि आखिर ये बंदा है कौन। यूसियन भी उसे अपने एमसी को देखती है एंड कहती कि मैं भी इसे अच्छे से नहीं जानती हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर है ना मतलब बिल्डिंग के बाहर का सीन जहाँ पर टीम 3 के कुछ मेंबर्स खड़े होते हैं। वो इधर यहाँ पर अपने लीडर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन लीडर तो अभी तक नहीं आए होते हैं एंड वो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। वहीं पर हम देखते हैं जो टीम 3 का लीडर होता है मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर है ना कुछ तो अजीब सा फील हो रहा है मुझे। इधर अपना एमसीयू से कहता है कि तुम्हारी तरफ देखो। एंड हम देखते हैं लीडर 3 को जो कि कह रहा होता है कि मैं मान गया कि तुम्हारी जो स्किल्स है वो सच में काफी अच्छी है, लेकिन तुम यहाँ पर अब मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हो। इधर अपना एमसी इस बात को सुन के मन में ये सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। टीम 3 का लीडर कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो मतलब फाइट के अंदर, लेकिन तुम्हारे पास में एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने इस दुनिया के अंदर फाइट किया है, मैं भी अपनी सोड के साथ में एक हो चुका हूँ और तुम यहाँ पर मेरा सामना नहीं कर सकोगे। इतना कहते हुए उसकी बॉडी के अंदर से काफी ऑरा निकल रहा होता है। अपना एमसी उसकी बात को सुन के कहता है कि ओ तुम्हारी बातें सुनकर तो सच में मेरा मन एकदम हर्षित हो गया। मुझे ये बताओ कि आखिर तुम सच में अपनी सोर्ड मास्टरशिप के ऊपर पीक में पहुंच चुके हो या फिर तुम बड़ी बड़ी गप्पे ही डोल रहे हो। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं अपना एमसी आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं जो टीम 3 का लीडर होता है ना वो यहाँ पर अपनी यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ मुल्हाचे नाम की एक टेक्निक को यूज करता है, यानी चाइना के अंदर इसका नाम मुलालचे होता है एंड वैसे इसका नाम यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ होता है। अब हम देखते हैं वो यहाँ पर है ना अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। साइतमा एंड यूसन कह रहे होते हैं कि इतना ज्यादा इनक्रेडिबल फाइटिंग स्पिरिट का और हमने पहले कभी महसूस नहीं किया। अपना एमसी कहते हैं कि हाँ लगे रहे, तेरी यहाँ पर फाइटिंग स्किल्स को देखकर मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर टीम 3 के लीडर को जो कि अपने एमसी से कहता है कि वेल ये अभी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब जिंदगी के अंदर तू कभी भी एक्साइटेड नहीं हो पाएगा। एंड इतना कहते वो अपने एमसी के ऊपर वापस से अटैक करता है। अपना एमसी कहते हैं कि भाई तू यहाँ पर है ना बार बार लाइन क्रॉस कर रहा है, तुम्हारी ऐसी बातों को सुन के मेरा खून खोल रहा है। इधर इन बातों को सुन के टीम 3 का लीडर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है देखते हैं, यहाँ पर एक फाइनल अटैक करते हैं हम दोनों एक दूसरे के ऊपर। जो भी इस अटैक के अंदर जीतेगा वो यहाँ पर है ना हारने वाले को मतलब कुछ भी डेयर दे सकता है, हारने वाला उसके लिए सब कुछ करेगा। अपना एमसी कहते हैं कि अच्छा ये इतना ईजी था तो तुझे इसके बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था। टीम 3 का लीडर कहते हैं कि भाई इतना भी ज्यादा यहाँ पर है ना कोकी मत बन, क्योंकि तू आज यहाँ पर मेरे हाथों से पक्का मरेगा। अपना एमसी कहता है कि ये तो बाद में पता चलेगा ना। एंड हम देखते हैं जो टीम 3 का लीडर होता है ना वो यहाँ पर अपनी टेक्निक को ऑन करता है और अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ में अपने स्लेसेस को टकराते हैं और पीछे की तरफ बढ़ जाते हैं, वापिस से अटैक करते हैं। कोई अटैक कर रहा होता है तो कोई अटैक को डोज कर रहा होता है, कोई अटैक को यहाँ पर वापिस से ब्लॉक कर रहा होता है। तो इसी तरीके से फाइट चल रही होती है और फाइट के अंदर मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। बार बार जो टीम 3 का लीडर होता है वो अपने एमसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके वीक स्पॉट को टारगेट कर रहा होता है, लेकिन अपना एमसीयू से कोई ओपनिंग दे ही नहीं रहा होता है। एंड हम देखते हैं इसी की तरह यहाँ पर जो फाइट होती है वो काफी देर तक कंटिन्यू होती है। अपना एमसी कहते हैं कि अरे तुम्हारी तरफ तो देखो। वहीं हम देखते हैं टीम 3 के लीडर को जो कि कह रहा होता है कि चलो ठीक है अब मैं तुम्हें याहवा गोगोंग नामक एक टेक्निक का एसेंस दिखाने वाला हूँ। अपना एमसी कहता है कि ये कौन सा टेक्निक है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर लीडर 3 को आई मीन टीम लीडर 3 को
जो कि यहाँ पर अपनी यावा गोंग नाइट फ्लो फास्ट टेक्निक को यूज करता है एंड इसी टेक्निक को यूज करते हुए अपने एमसी की तो वापस अटैक करने के लिए बढ़ता है। इसी टेक्निक का यूज उसने पार्क के ऊपर किया था एंड उसको बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये जो टीम 3 का लीडर होता है ना, वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि यहाँ पर है ना उसकी विक्ट्री होने वाली है, लेकिन अपना एमसी कहता है कि तुम्हारी विक्ट्री तो कभी नहीं होगी। तभी अपने एमसी की सोच टूट जाती है, इससे अपना एमसी काफी हैरान होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो टीम 3 का लीडर होता है ना, उसका अटैक अपने एमसी की तरफ बढ़ता है एंड वहां पर एक काफी खतरनाक मतलब धमाका सा होता है या फिर कुछ ऐसा ही होता है। एंड जो टीम 3 का लीडर होता है ना, वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि अपना एमसी यहाँ पर उसके अटैक से बच चुका होता है एंड वो कह रहा होता है कि लगता है तुम्हारा अभी समय खत्म हो चुका है। अब इस बात को सुनकर टीम 3 के लीडर को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने इसके ऊपर सोड के टूटते ही अटैक किया था, तो आखिर इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे किया, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो आगे की तरफ और भी ज्यादा बढ़ता है। यूसियन और जो साइथमा होते हैं वो तो अपने एमसी के पावर को देखकर ही काफी हैरान होते हैं। एंड हम देखते हैं वही हम टीम 3 के लीडर को देखते हैं जो कि नीचे पड़ा होता है एंड वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इसके शॉट टूटते हैं इसके ऊपर एम किया था, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर तो कोई ज्यादा डैमेज नहीं है, बस एक छोटा सा स्क्रैच आया। एंड फिर वो अपने एमसी से पूछता है कि तुम्हारी जो टेक्निक है वो कौन सी है, क्योंकि जो तुम्हारी टेक्निक है वो थोड़ी बहुत फ्लैशी है लेकिन उसके अंदर सब्सटेंस की बहुत कमी है। अपना एमसी कह रहा होता है कि सब्सटेंस की कोई कमी नहीं है, सब्सटेंस तुम्हारा अब यहाँ पर अपनी बॉडी से अलग हो चुका है, जरा नीचे तो देखो। अब इस बात को सुन के यहाँ पर जो अपना लीडर 3 होता है ना, वो नीचे की तरफ देखता है। उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के ऊपर एक काफी मतलब थोड़ा बहुत गहरा होल हो चुका है और इस चीज से वो काफी हैरान होता है और अपने एमसी से पूछता है कि तुमने कैसे किया। अपना एमसी कहता है कि वेल इसके बारे में आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं। एंड हम देखते हैं अपना एमसी पागलों की तरह हंसने लगता है और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी अब उससे सवाल पूछने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है तुम्हारे पास में एक ही घंटा है, तो तुम्हें यहाँ पर मुझे अपने सारे सवालों के जवाब देने होंगे। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ना वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं जो गोल्डन लॉक फॉर्मेशन होती है वहां पर टूटने लगती है। साइतमा और यूसन भी इस चीज को देखकर काफी हैरान होते हैं। वहीं हम देखते हैं जो मतलब शैडो असिस्टेंट्स होते हैं वो अब यहाँ पर अपने एमसी को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और अपना एमसी कहते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना टीम 3 का लीडर होता है ना, वो कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर है ना तुम्हारे अंदर से काफी खतरनाक ओरा बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है उसे तोड़ दिया है। अब जैसे ये फॉर्मेशन टूटी है सभी लोगों को तुम्हारा ओरा महसूस हो चुका है, तुमने यहाँ पर मेरे को काफी ज्यादा घायल कर दिया है, दूसरे लोगों की नजर में तो मैं ऐसा ही लगूंगा और अब मैं यहाँ पर एक विक्टिम प्ले करूंगा और तुम यहाँ पर है ना एक एब्यूजिव हो जाओगे, तुम्हें यहाँ पर जेल में डाल दिया जाएगा और मैं फ्री में यहाँ पर बाहर की तरफ घूमूंगा। इसी से अपने एमसी का दिमाग खराब हो जाता है।